हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ एडवर्टाइजिंग। जीई सब्जेक्ट है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वन शॉर्ट वीडियो में। ये सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी डिस्कस हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। तो चलिए देखते हैं, यूनिट वाइज कराऊंगा आपको। सबसे पहली यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनता है, वो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। तो इसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई कंपनी इन्फॉर्म करती है, ठीक है, और मतलब लोगों को मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, अपने कस्टमर जो है उनको रिमाइंड करवाती है, यानी याद करवाती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, अपनी सर्विस के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में। यानी कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन का सीधा मतलब ये है कि कोई कंपनी अपना जो उसका प्रोडक्ट है या उसकी सर्विसेज जो है उसके बारे में एडवर्टाइजिंग के द्वारा लोगों तक जानकारी पहुंचाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, यानी इसके उद्देश्य क्या होते हैं? इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है लोगों में अवेयरनेस फैलाना, ठीक है, उनका इंटरेस्ट अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के प्रति जागरूक कराना, यानी उनका इंटरेस्ट हो सके उसमें, अपने ब्रांड की एक अच्छी इमेज बनाना। आपने देखा होगा कि अगर हमारे सामने किसी प्रोडक्ट के बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको हर जगह एक ही प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट दिखते हैं हर जगह, तो आपके मन में ये चीज आ जाएगी कि ये जो प्रोडक्ट होगा ये अच्छा होगा, तभी तो यहाँ पे हर जगह इसका एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, यानी ज्यादातर दुकानों में ये प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो ऐसा मतलब एक ब्रांड की इमेज हमारे दिमाग में डाल देना है इनको। ठीक है, ये करना, अपने ब्रांड की अच्छी इमेज बनाना, ताकि जो कंज्यूमर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो उस चीज को देखें और उसको खरीद सके। ठीक है, फिर लोगों को मतलब अपनी जो परचेज है, मतलब लोगों को इनकरेज करना ताकि वो चीजों को परचेज कर सकें। ठीक है, ताकि इनकी सेल बढ़े, इनका प्रॉफिट बढ़े। और मेंटेन कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है, कस्टमर के साथ लॉयल्टी बनाना है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं, ताकि कस्टमर एक बार हमारे प्रोडक्ट को खरीदे तो बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करे। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब ये जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, ये कुछ इसके स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमको समझनी है। तो जैसे इसमें एक सेंडर होगा। सेंडर क्या होगा? कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, या कोई एडवर्टाइजर हो सकता है। ठीक है, जो अपना मैसेज सेंड करेगा, यानी कि उसका जो एडवर्टाइजमेंट है, उसका जो प्रचार है, उसका मैसेज उसको भिजवाना है। ठीक है, फिर मैसेज होता है, यानी इंफॉर्मेशन है जो कि कंज्यूमर तक पहुंचानी है उनको। फिर वो जो मैसेज होगा उसको इनकोडिंग की जाएगी। इनकोडिंग का मतलब होता है उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, या फिर किसी सिंबल में, या कोई इमेज बनानी होगी, या कोई ऑडियो भी हो सकती है। ठीक है, ऑडियो भी हो सकती है, और कोई पोस्टर हो सकता है, उसमें कोई सिंबल बना दो या फिर वर्ड्स में उसको लिख दो। ठीक है, कोई इमेज के जरिए, कोई भी तरीका हो सकता है जिसके जरिए वो अपने जो मैसेज है, यानी जो उसका एडवर्टीजमेंट है, उसको पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो उसको इनकोडिंग की जाती है। फिर जब इनकोडिंग हो जाती है तो उसको किसी चैनल के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू उसको डिलीवर करना है। ठीक है, यानी जो कंज्यूमर है वो कहीं ना कहीं से तो उस एड को देखेंगे, उस एडवर्टीजमेंट को देखेंगे। तो हो सकता है वो टेलीविजन, आप देखते हो, आप टेलीविजन जब देखते हो, कोई सीरियल या कोई फिल्म देखते हो, तो बीच बीच में ऐड आने लग जाती है। तो वो ऐड जो होती है वो क्या होती है? वो यही होती है, एडवर्टीजमेंट होती है किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी सर्विस के बारे में उसमें बताया जा रहा होता है। या फिर रेडियो के थ्रू भी इसको भेजा जा सकता है। न्यूज़पेपर में आप देखते हो कटिंग होती है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे प्रचार होते हैं, कोई तेल हो गया, कोई शैम्पू हो गया, या मान लो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, किसी भी चीज का ऐड हो सकता है। ठीक है, मैगजीन में आप देखोगे, मैगजीन के अंदर भी ये चीजें होती हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या लिंक्डइन हो गया, या कोई भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से ये जो ऐड है, एडवर्टीजमेंट है, उसको करा जा सकता है, या वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उसके कुछ मीडियम होते हैं। फिर रिसीवर, अब जो रिसीवर है वो हमारे जैसे लोग हैं, यानी कंज्यूमर है। अब ये टारगेट ऑडियंस है जहां तक ये संदेश पहुंचाना है, ये मैसेज पहुंचाना है। तो कंज्यूमर क्या करते हैं? जब टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो उन तक ये ऐड पहुंच जाती है। अब ऐड पहुंच जाती है तो वो क्या होता है? फिर उसका डिकोडिंग होता है, यानी उस मैसेज को कंज्यूमर समझता है कि भाई ये चीज सही है या नहीं सही है, जो भी है उसके बारे में वो रिसर्च करेगा। ठीक है, आप देखते हो ना, जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले रहे होते हैं या कोई मोबाइल ले रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम रिसर्च करते हैं, हम यूट्यूब पे देखते हैं, रिव्यू देखते हैं, कुछ ना कुछ समझते हैं उसके बारे में। तो हाँ, कंज्यूमर उसको डिकोड करने की कोशिश करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। फिर फीडबैक, फीडबैक में क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स होगा, यानी कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या एडवर्टीजमेंट करने के बाद, यानी मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसकी एड चलवाने के बाद क्या उसकी सेल बढ़ी है? अगर सेल बढ़ी है तो उसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई अच्छा फीडबैक है, कंज्यूमर उस चीज को समझ रहा है, उस चीज को खरीद रहा है।
तो ये यहाँ पे पता लग जाता है। फिर नॉइज, नॉइज क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कहीं ना कहीं आती है। अब ये नॉइज जो है, ये प्रॉब्लम जो है, ये कहीं भी आ सकती है, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, किसी भी स्टेप में ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम भी आती है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैसेज है, वो सही तरीके से नहीं बनाया गया, उस आइडिया को अच्छे तरीके से वर्ड में कन्वर्ट नहीं किया गया, या सिंबल में कन्वर्ट नहीं हो पाया, या इमेज में या एडवर्टाइजमेंट के रूप में अच्छे से कन्वर्ट नहीं हो पाया है, या फिर वो जनता उसको सही तरीके से, यानी जो कंज्यूमर है वो उसको सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो टारगेट ऑडियंस होती है उन तक वो नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कहीं पे भी ये नॉइस यानी ये प्रॉब्लम जो है आ सकती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसकी क्या महत्व है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये प्रोडक्ट जो होता है उसके उसके लिए अवेयरनेस लेकर आता है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट के बारे में जनता को पता लग जाता है, ऑडियंस को पता लग जाता है, यानी कंज्यूमर को पता लग जाता है। जैसे हम टेलीविजन देखते हैं, तो टेलीविजन में हम कई तरह के ऐड देखते हैं, तो ऐड के जरिए हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो जाती है, ठीक है। फिर बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बने, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। सेल बढ़ाई जाती है इससे, ठीक है। और ब्रांड की वैल्यू और उसकी पोजीशन बढ़ाई जाती है, यानी हर व्यक्ति तक ब्रांड की नॉलेज पहुंच जाए, उसे पता लग जाए कि कौन सा ब्रांड किस प्रोडक्ट को बना रहा है और बेच रहा है, ठीक है। फिर ये हमें और भी कई तरह के एडवांटेज देता है, ठीक है। जैसे मान लो क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, बहुत सारे ब्रांड होते हैं, तो उन ब्रांडों में आप देखोगे जिसकी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, कहीं ना कहीं लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से एडवांटेज यहाँ पे भी दे देता है। हमारा सेकंड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग। इसका मीनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको समझते हैं। तो देखिए, एडवर्टाइजिंग जो होती है ना, ये हमेशा पेड होगी, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसा देना पड़ता है। आप अगर कोई मान लो आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो न्यूज़पेपर में, तो आपको न्यूज़पेपर वालों को पैसा देना होगा। टेलीविजन में चलाना चाहते हो तो फिर भाई आपको उस चैनल को पैसा देना होगा, या सोशल मीडिया के थ्रू करना है तो भी उसमें पैसा लगता है, ठीक है। तो ये पेड होता है और नॉन पर्सनल होता है। और इसमें कम्युनिकेशन किस चीज से होता है, यानी कोई स्पॉन्सर होगा जो प्रमोट करेगा आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विसेज को या फिर आइडियाज को, ठीक है। तो यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है उसका प्रमोशन कराया जाता है, कि स्पॉन्सर होता है, और ये पेड भी होता है और नॉन पर्सनल भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझनी थी। दूसरा इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की। तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, पेड प्रेजेंटेशन होती है या प्रमोशन होता है किसी वस्तु का, या फिर कोई सर्विस है तो सर्विस का प्रमोशन होगा, या कोई आइडिया है तो उसका प्रमोशन कराया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू कराया जाता है, किसी आइडेंटिफाई स्पॉन्सर के थ्रू, क्योंकि स्पॉन्सर होते हैं बहुत सारे, और वो क्या करते हैं, उसका प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, और उसमें वो मास मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है। वो न्यूज़पेपर का भी यूज कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया का यूज कर सकते हैं, टेलीविजन का यूज कर सकते हैं, या रेडियो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट के जरिए जो सोशल मीडिया है उस पे यूज कर सकते हैं, तो कहीं पे भी वो प्रमोशन जो है वो कर सकते हैं उसका। अब फीचर क्या होते हैं इसके एडवर्टाइजिंग की, तो इसमें पेड कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। यानी जो कम्युनिकेशन है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है वो पेड होती है और नॉन पर्सनल होता है, और मास ऑडियंस, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना होता है इसको। और उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, चाहे आप सोशल मीडिया के थ्रू करवाओ या टेलीविजन चैनल या रेडियो के थ्रू, कैसे भी करवा सकते हो। फिर स्पॉन्सर्ड बाय एन आइडेंटिफाई एडवर्टाइजर, ठीक है, किसी आइडेंटिफाई एडवर्टाइजर के द्वारा इसको स्पॉन्सर करवाया जाता है। और ये क्या होता है, और ये नेचर से परस्यूसिव होता है, यानी कि एक तरीके से प्रेरक का काम करता है, ठीक है। यानी कि लोग जो हैं उस एडवर्टाइजमेंट को देखें तो कहीं ना कहीं उनको मतलब ये मोटिवेट करे कि उस प्रोडक्ट को खरीदा जाए, इस तरीके से देखा जाएगा इसको। फिर इसका सिग्निफिकेंस यानी इसकी इंपॉर्टेंस जो है, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं ये कस्टमर जो होते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम देखेंगे कि जो बिजनेस होते हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या सोसाइटी जो है उसके लिए क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कंज्यूमर के लिए, तो ये कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट होता है या जो सर्विस होती है या जो आइडिया है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। यानी कंज्यूमर जब किसी ऐड को देखता है तो उसके साथ उसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है उसकी। फिर ये हेल्प करता है कंपेयर प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, उसके प्राइस से, उसके जो उसके अंदर जो चीजें होती हैं उन सभी चीजों को देखकर हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फिर ये अवेयरनेस क्रिएट करता है, ठीक है, जो भी न्यू प्रोडक्ट होता है उसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करेगा, तो ये कंज्यूमर के लिए इंपॉर्टेंस हो जाएगी। बिजनेस के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये सेल बढ़ाएगा, यानी जो बिजनेस होते हैं उनकी सेल बढ़ाता है, क्योंकि भाई एडवर्टीजमेंट कराते हैं तो लोगों तक उनके प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचेगी, तभी तो लोग उसको खरीदेंगे। फिर बिल्ड ब्रांड इमेज, एक ब्रांड की अच्छी इमेज बनाएगा, ठीक है। और मार्केट में उसकी रीच यानी उसकी पहुंच बढ़ाता है।
और कस्टमर के साथ लॉयल्टी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके कुछ बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस है। अगर हम सोसाइटी के लिए देखें तो ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है, यानी लोगों को रोजगार भी देता है, ठीक है। इनकरेज कंपटीशन, कंपटीशन को बढ़ाएगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हर तरह की देखा जाए तो ये फायदा ही पहुंचाएगा। अब टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी इसके क्या टाइप्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहला नंबर है हमारा पॉइंट है प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, यानी इसमें क्या करा जाता है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है, उसको प्रमोट किया जाता है। जैसे कि मान लो कोई स्मार्टफोन है, उसका एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, आजकल जो नए नए फोन आते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट आप देखते होंगे, ठीक है। फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो सेल चलती है, वहां पे आपको ऊपर ही नया फोन जो लॉन्च होता है वो दिख जाता है, टेलीविजन में भी आपको उसके ऐड दिख जाते हैं। फिर दूसरा है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, प्रमोट द इमेज एंड गुडविल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी कि कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, उसकी जो गुडविल होती है, ठीक है, उसकी एक अच्छी जो पहचान होती है, उसको प्रमोट करता है। जैसे कि मान लो कोई टाटा ग्रुप है, ये इनका जो कैंपेन चलता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका अच्छा एग्जांपल। तीसरा पॉइंट है इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, यानी इसमें क्या होता है, जो हमको क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर जो होते हैं, उसके बेनिफिट जो होते हैं, वो हमको पता लग जाते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। फिर क्या करता है, ये मोटिवेट करता है कंज्यूमर को परचेज अ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी ये कस्टमर को भी मोटिवेट करेगा ताकि वो उस चीज को, उस प्रोडक्ट को खरीद सके। फिर रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, यानी ये क्या करता है, रिमाइंड्स कस्टमर अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, जो पहले से मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके लोगों को रिमाइंड करवाता है, याद करवाता है, यानी उनकी नजरों के सामने बार बार ऐड आएगा तो उनको लगता है हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, इसको खरीद लिया जाए। प्रिंट एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजमेंट जो होती है वो आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे भी जो छपी हुई एड होती है, इसको प्रिंट कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट के जरिए, यानी ये टेलीविजन में या फिर रेडियो के जरिए भी आपको इसका एडवर्टाइजमेंट दिखता है। फिर डिजिटल एडवर्टाइजिंग, यानी आज के समय में तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके थ्रू आपको एडवर्टाइजिंग दिखती है, वेबसाइट के थ्रू, या फिर यूट्यूब पे भी ऐड आती रहती है, ठीक है, या मोबाइल ऐप्स के जरिए भी हमको ये जानकारी मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी जो एडवर्टाइजिंग होती है इसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो सबसे पहला है कि भाई कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, ठीक है, यानी कि जो भी न्यू प्रोडक्ट आएगा उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कस्टमर तक उसकी जानकारी पहुंचाई जाएगी। फिर इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट फीचर, यानी कंज्यूमर जो होते हैं, कस्टमर जो होते हैं, उनके पास क्या होगा, उसके फीचर, यानी उसके जो फीचर होंगे वो बताना है उनको, ठीक है। फिर प्रोडक्ट जो होता है उसके यूज क्या है उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो यानी ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। फिर परस्यूसिव ऑब्जेक्टिव्स, यानी ये इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर को, उनके एटीट्यूड को, ताकि वो क्या करें, उस प्रोडक्ट को खरीदें, ठीक है। ब्रांड की प्रेफरेंस को इनकरेज करता है, ताकि लोग पर्टिकुलर किसी ब्रांड को प्रेफरेंस दें, उसका ही प्रोडक्ट खरीदें। ये परचेज को भी मोटिवेट करता है, ठीक है, ताकि लोग डिसीजन ये ले सकें कि हमको यही प्रोडक्ट खरीदना है। फिर रिमाइंडर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ब्रांड जो होता है वो कंज्यूमर के माइंड में रहे, हमेशा दिमाग में रहे कि कोई प्रोडक्ट हमें आज खरीदना है, हो सकता है कोई प्रोडक्ट हमको 1 साल बाद खरीदना है, लेकिन हमें ये दिमाग में रहे कि हमें इसी ब्रांड का खरीदना है, ठीक है। इनकरेज रिपीट परचेसेस, ठीक है, यानी कि जो परचेज है उसको रिपीट करें ज्यादा से ज्यादा, मतलब कस्टमर ज्यादा से ज्यादा खरीदे, एक बार कोई प्रोडक्ट खरीदे तो बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीदते रहें, ये इसका उद्देश्य होता है। फिर कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो, ये भी चाहते हैं। फिर हमारा 6 पॉइंट है टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन, इसका क्या मीनिंग है इसको समझते हैं। तो टारगेट ऑडियंस जो होती है ये एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, ठीक है, लोगों का, जो कि एडवर्टाइजमेंट जिनके लिए डिजाइन किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई फैशन का प्रोडक्ट है, जो फैशन का प्रोडक्ट है उसको ज्यादातर यूथ यूज करेगा, ठीक है, जो यंग लोग होंगे वो उसको यूज करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो टारगेट ऑडियंस हो गई वो कौन हो गए, यंग हो गए, जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं या जो यंग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए ये होता है, ठीक है। तो उन तक ये पहुंचाना है, यानी ये टारगेट ऑडियंस हो गई। तो इस चीज पे ध्यान दिया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, सेव एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, यानी उसकी कॉस्ट बचेगी। मान लो हर किसी तक पहुंचाने लग रहे हो, लेकिन जैसे बूढ़े व्यक्ति हैं वो, उसको, उनके लिए वो फैशन का प्रोडक्ट यूजफुल ही नहीं है, वो लेंगे ही नहीं, तो आप बूढ़ों तक भी पहुंचाओगे तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगी ना।
तो उसमें क्या होगा, हमें पर्टिकुलर हमारी जो टारगेट ऑडियंस है बस हमें उसी तक वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचानी है, यानी यूथ तक ही पहुंचानी है। तो इससे क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट का जो पैसा लगता है वो कम हो जाएगा, यानी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, इफेक्टिव होगा, सेल की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल बढ़ पाए, ठीक है। तो ये इसके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन, यानी टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, क्या इसके बेसिक्स होते हैं। तो सबसे पहले इसको डेमोग्राफिक आधार पे देखा जाता है, यानी डेमोग्राफिक बेसिस, जैसे कि मान लो एज देखी जाएगी लोगों की, जेंडर देखा जाएगा, उनकी इनकम देखी जाएगी, उनकी एजुकेशन, उनका ऑक्यूपेशन, क्या वो काम करते हैं, क्या वो पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी उनकी इनकम है, उनका जेंडर क्या है, ठीक है, उनकी एज क्या है, ये देखा जाता है। जैसे कि मान लो कोई लग्जरी कार है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हाई इनकम कंज्यूमर को ही टारगेट करेगा। अब मान लो लग्जरी कार का अगर आप एडवर्टाइजमेंट दिखाओगे तो वहीं पे दिखाओगे ना जहां पे लोगों की इनकम हाई हो। गरीबों को अगर आप ये दिखाओगे ऐसा एडवर्टाइजमेंट, तो वो कहां से खरीद पाएंगे उसको, ठीक है। फिर दूसरा है जियोग्राफिकल बेसिस, इसमें देखा जाता है कंट्री, स्टेट, सिटी और वहां का क्लाइमेट। जैसे कि मान लो वुलन क्लॉथ है, उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, तो उसके लिए आपको ऐसा क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा, ऐसा रीजन ढूंढना पड़ेगा जहां पे अच्छी खासी ठंड होती हो, लोगों को उसकी ज्यादा नीड होती हो, ठीक है। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक बेसिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है लाइफस्टाइल, कि लोग कहाँ पे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनका इंटरेस्ट और उनकी वैल्यूज को देखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फिटनेस का प्रोडक्ट है, तो वो क्या करेगा, वो हेल्थ कॉन्शियस पीपल ही उसको टारगेट ऑडियंस बनेगी, जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल है, जो हेल्थ को ज्यादा वैल्यू देते हैं, ऐसे लोग ही क्या करेंगे, ऐसी चीजों को खरीदेंगे, फिटनेस प्रोडक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियर बेसिस, यानी कि इसमें बाइंग हैबिट देखी जाएगी कि लोग किस तरीके की चीजें खरीदते हैं, उनकी लॉयल्टी क्या है ब्रांड्स के साथ, कौन से ब्रांड को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट जो है उनके यूजेस क्या है, कैसे वो किस आधार पे उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखी जाती है। फिर एक आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ज्यादातर मैंने देखा है ये पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना है, DAGMAR, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का रिजल्ट, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। अब ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये जो रसल एच कॉली हैं, इनके द्वारा 1961 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं। तो ये जो DAGMAR है, ये एक एडवर्टाइजिंग प्लानिंग है, और ये एक ऐसा मॉडल था जो फोकस करता है किस चीज पे, स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव पे एंड मेजरिंग एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि जो DAGMAR जो ये विज्ञापन होता है, एडवर्टाइजिंग होता है, ये नियोजन और मूल्यांकन मॉडल यानी प्लानिंग और एवल्यूशन मॉडल के आधार पे होता है। इसमें क्या होता है, विशिष्ट संचार यानी स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, ठीक है, के उद्देश्य निर्धारित करके जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको प्रभावशाली बनाना होता है, उसको मापना होता है। इसका मेन आइडिया क्या काम करता है, ये इसमें जो एडवर्टाइजमेंट होती है, इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है बिक्री उद्देश्यों को प्राप्त करना, ठीक है, और संचार के उद्देश्यों को प्राप्त करना, यानी कि बिक्री उद्देश्य यानी कि जो सेल होती है, सेल से पहले जो कम्युनिकेशन है उसको बेहतर बनाना होता है, ये इसका क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है, यानी सेल से पहले कम्युनिकेशन अच्छा हो पाए, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं इसमें, इसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है इसका अवेयरनेस, यानी कंज्यूमर जो है वो बिकम्स अवेयर द प्रोडक्ट, यानी इनको कंज्यूमर को प्रोडक्ट के प्रति क्या बनाना है, अवेयर करना है, ठीक है, यानी कंज्यूमर जो है वो अवेयर हो पाए। फिर कॉम्प्रीहेंशन, यानी कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट के फीचर को अच्छे तरीके से समझ पाए, उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसको अच्छे तरीके से समझ पाए, ठीक है। फिर कन्विक्शन, यानी कंज्यूमर जो है उनका एक अच्छा एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के प्रति हो पाए, ठीक है। एक्शन, कंज्यूमर क्या करें, परचेज कर ले उस प्रोडक्ट को, ठीक है, ये एक्शन में आएगा। फिर इसके बाद इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं, यानी इसके कुछ फायदे देखते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होते हैं, और ये जो परफॉर्मेंस होता है उसको अच्छे तरीके से मेजर कर पाता है कि भाई कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, अच्छा है या बुरा है, ठीक है। बेटर एडवर्टाइजिंग प्लानिंग, यानी एडवर्टाइजिंग की अच्छी प्लानिंग बन पाती है इसकी वजह से, और ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं कितने इफेक्टिव हैं वो
उसको, ठीक है, मापने में भी काम आता है, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं हम। फिर इसकी कुछ कमियां भी हैं, कुछ लिमिटेशन भी हैं। कमियां क्या हैं? तो ये डिफिकल्ट टू मेजर एटीट्यूड एक्यूरेटली, ठीक है, यानी जो एटीट्यूड है लोगों का प्रोडक्ट को परचेज करने का किसी, तो उसको मेजर नहीं कर पाता है बिल्कुल एक्यूरेट, ठीक है। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसको हमेशा से मतलब एक हमेशा उसको एक सीक्वेंस में फॉलो नहीं किया जा सकता है कि भाई कंज्यूमर जो है वो हमेशा एक ही प्रोडक्ट को खरीदेगा, या हो सकता है कल को कोई दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए, क्या पता वो उसको खरीदने लग जाए। उसका जो बिहेवियर है उसको नहीं मापा जा सकता, ठीक है। फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम थोड़ा लग जाता है इसमें। और मेथड ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो मेथड होते हैं एडवर्टाइजिंग का बजट जो निर्धारित करने के, उसको समझते हैं। तो एडवर्टाइजिंग बजट इज अमाउंट, ये एक अमाउंट होता है जो कोई कंपनी के द्वारा एलोकेट किया जाता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी यानी जो एडवर्टाइजमेंट करना है किसी कंपनी के द्वारा, तो उसका एक बजट जो होता है वो निर्धारित किया जाता है, ठीक है, कि भाई हमें इतना पैसा जो है वो इसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला मेथड है, इसको बोलते हैं अफोर्डेबल मेथड। इसका मतलब क्या है? बजट जो होगा वो हमारे फंड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, यानी हम उसको अपने जो फंड है हमारे पास उसके हिसाब से एलोकेट करेंगे। फिर इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है? तो ये सिंपल है और इजी है, क्योंकि पता है हमारे पास इतना फंड है, उसमें से हम कितना पैसा लगा सकते हैं, ये चीजें समझना आसान होता है। इसके लिमिटेशन क्या है? इसमें कई बार क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट की जो नीड होती है, एक्चुअल में जो नीड है उसको इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। दूसरा है परसेंटेज ऑफ सेल मेथड, यानी बजट इज फिक्स्ड एज परसेंटेज ऑफ सेल रेवेन्यू, ठीक है, यानी कि जो बजट होता है वो क्या किया जाता है, हमारी जो सेल रेवेन्यू होती है उसके हिसाब से फिक्स किया जाता है, यानी जितनी सेल हुई है उसके हिसाब से बजट फिक्स कर दिया जाता है एडवर्टाइजिंग का। फिर फॉर्मूला, यानी एडवर्टाइजिंग बजट जो है ये सेल और उसकी सेल एंड उसकी परसेंटेज को देख के किया जाता है, ठीक है, कितनी सेल हो रही है, कितनी परसेंटेज है, उसके हिसाब से किया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है सेल मल्टीप्लाई परसेंटेज, यानी सेल को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। फिर एडवांटेज, यानी ये इजी होता है कैलकुलेट करना, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। लिमिटेशन, यानी सेल डिटरमाइन एडवर्टाइजिंग रेदर देन एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंसिंग सेल। इसका मतलब क्या होता है, सेल जो होती है ना, यानी बिक्री जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट को निर्धारित करती है, ठीक है, ना कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो सेल को प्रभावित करता है। तो ये चीजें हमको यहाँ पे समझनी थी। तीसरा पॉइंट देखो, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। इसका इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बजट होगा ना हमारा, वो हम किसके हिसाब से करेंगे, यानी जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उसके अनुसार हम अपना बजट निर्धारित करेंगे। यानी जो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में बना रही होती है, तो वो हमारे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे मान लो, तो हमें उनके हिसाब से अपना बजट तय करना है, ठीक है। इसका फायदा क्या है कि कंपटीशन बनाए रखने में मदद करता है ये, लेकिन इसकी कुछ कमियां भी हैं, क्योंकि जो कंपटीटर होते हैं उनका बजट जो होता है वो जरूरी नहीं है कि मतलब उपयुक्त नहीं हो सकता हमेशा से, ठीक है। फिर इसका फोर्थ पॉइंट है आपका ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। इसमें क्या होता है, इसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसमें क्या होता है कि बजट जो होता है ना, इसका उद्देश्य जो होता है उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों की पहचान करने के बाद बजट निर्धारित होता है। यानी कि जो आवश्यक कार्य हैं, जो मतलब मेन चीजें हैं, ठीक है, यानी जो उद्देश्य है इसमें वो आवश्यक कार्यों की पहचान करने के बाद ही बजट निर्धारित किया जाता है। जो मेन मेन हमारे जरूरी काम है पहले हमको उसको निर्धारित करना है, उसके बाद हम बजट तय करेंगे, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको परिभाषित करना, ठीक है। फिर हमें कार्य की पहचान करना कि कार्य क्या है। फिर हमें अपनी जो कॉस्ट है, यानी जो अनुमानित लागत है, कितनी कॉस्ट लग सकती है, उसको ध्यान रखना। फिर हमें लास्ट में क्या करना होता है, बजट तैयार करना होता है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि इसमें लॉजिकल और साइंटिफिक, ठीक है, लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड है ये, यानी ये तार्किक और वैज्ञानिक तरीका हो सकता है। लिमिटेशन है इसकी कुछ कमियां क्या है कि इसमें एक बड़ी योजना की जरूरत पड़ती है, ठीक है, यानी एक डिटेल योजना बनानी पड़ती है। अब हमारा पांचवा पॉइंट है कि मीनिंग देखते हैं, यानी जो हमारा अभी का करंट का बजट है वो हमारे जो लास्ट ईयर का बजट था, यानी प्रीवियस ईयर के बजट था, उस पर आधारित था, ठीक है। इसमें कुछ समायोजन, कुछ एडजस्टमेंट भी किया जाता है। एडवांटेज क्या होता है इसका कि ये बिल्कुल सिंपल है और व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। लिमिटेशन की बात करें तो ये जो हमारी पिछली गलतियां हैं, ठीक है, पिछली गलतियों
गलतियां इसमें भी जारी रह सकती है, यानी लास्ट ईयर हमने जो गलती करी थी वो गलती यहाँ पे भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपनी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखेंगे यूनिट हमारी जो सेकंड है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमें दिख रहा है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग अपील। इसका क्या मीनिंग होता है इसको समझते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजिंग अपील जो होता है, इसमें क्या करा, ये मतलब ये एक तरीके की अप्रोच है या फिर एक तरीके की ऐसी टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, जिसमें जनता जो होती है ना, यानी जो उपभोक्ता होते हैं, यानी जो कस्टमर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है, अपने प्रोडक्ट की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना है, उनके अंदर उनके जो इंटरेस्ट है या फिर उनकी जो भावनाएं हैं उसको आकर्षित करना होता है। ठीक है, कंज्यूमर की, ताकि वो क्या करें, जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है, ठीक है, उसको खरीदने के लिए, मतलब उनको मनाया जाता है एक तरीके से, उनको खरीदने के लिए अट्रैक्ट किया जाता है ताकि उनका ध्यान उस पे जाए, प्रोडक्ट पे उनका इंटरेस्ट जगे। ठीक है, उनके इमोशंस कहीं ना कहीं ये कहें कि भाई हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए। तो ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, यानी अपील होती है इसमें ताकि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, तो इसमें देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग जो अपील होती है, इसका जो मेन विचार होता है, ठीक है, जो मेन आइडिया होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि इसका जो यूज है, यानी इसका उपयोग दर्शक यानी जो कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर संबंधी जो निर्णय होते हैं, जो डिसीजन होते हैं, उसको प्रभावित किया जाता है, यानी कि उनका जो डिसीजन है उसको प्रभावित किया जाता है अपील के जरिए। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है, वो कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको कोई दूसरा ऐड दिखता है, उसमें अपील की जाती है कि भाई ये प्रोडक्ट खरीदो, इसमें ये विशेषता है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये बढ़िया है, ये इस तरीके से, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है, उनके डिसीजन ऐसा बन जाए कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले बस एडवर्टाइजमेंट के जरिए। ठीक है, उस अपील के जरिए। फिर नेक्स्ट हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। ये जो अपील होती है इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो कंज्यूमर होते हैं ना, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, यानी अपनी प्रोडक्ट की तरफ उनका ध्यान लाना है। फिर लोगों के मन में इंटरेस्ट जगाना है, किसके प्रति, उस प्रोडक्ट के प्रति, यानी उनका इंटरेस्ट उस प्रोडक्ट के प्रति जगे। ठीक है, लोग उसको खरीदने के लिए जाएं। फिर कहीं ना कहीं उनको उनके जो खरीदने का व्यवहार होता है, ठीक है, बिहेवियर जो उनका होता है, उसको प्रभावित करना है, इन्फ्लुएंस करना है उसको। फिर जो एक ब्रांड है उसको प्रतिस्पर्धियों से अलग बनाना। ठीक है, यानी कि जो कोई ब्रांड है उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे उसको अलग बनाना, कि भाई हमारा प्रोडक्ट अलग है, हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है। ठीक है, बताते हैं ना, अपने अपने प्रोडक्ट की खूबियां बताने की कोशिश करते हैं, तो दूसरे ब्रांड से उसको अलग दिखाना। फिर लास्ट में हम बोलेंगे कि इम्प्रूव एडवर्टाइजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो विज्ञापन है उसका जो असर है, उसका जो प्रभावशीलता है, उसको सुधारना, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित कर पाए। फिर नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील, यानी इसके भी कई टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा सबसे पहला टाइप है जिसको हम बोलते हैं रेशनल अपील, यानी इंफॉर्मेशनल अपील। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपील की जाती है किस चीज पे, इसमें ये फोकस किया जाता है कि कोई प्रोडक्ट के प्रति लॉजिक, फैक्ट या फीचर्स उसके, या फिर उसके बेनिफिट बताना होता है। ठीक है, यानी कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर है, इसमें ये खरीदोगे तो ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट दे देंगे कि इतने साल पुराना है, वहां से हम लेकर आए हैं, ये प्रोडक्ट केवल हमारे पास मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके की बातें बतानी है। फिर टाइप्स ऑफ रैशनल अगर हम अपील्स में देखें तो इसमें सबसे पहला आता है क्वालिटी अपील। ठीक है, यानी कि लोगों को क्वालिटी बताना है। तो इसमें यह बताया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो सुपीरियर है, यानी क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है। जैसे कि एग्जांपल आपने देखा होगा, मेड विद 100% प्योर इंग्रेडिएंट्स, यानी 100% इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो प्योर हैं, ओरिजिनल हैं, असली हैं, कुछ भी इसमें मिलावट नहीं है। इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, तो ये बताया जाता है इसमें। ठीक है, अब दूसरा है प्राइस अपील। इसमें यह बताया जाता है कि हमारा जो प्राइस है ना वो लोअर है। ठीक है, और हम क्या कर, मतलब हमारा प्राइस भी कम है और हम डिस्काउंट भी देते हैं, यानी या तो कम प्राइस बता दो या फिर डिस्काउंट दे दो। या फिर कुछ जगह पे आपने देखा होगा बाई वन गेट वन फ्री, यानी एक खरीदो उसके साथ आपको एक फ्री मिल जाएगा, उसका आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो इस तरीके से अपील की जाती है। कई जगह पे वैल्यू अपील, यानी जो कि फोकस करता है वैल्यू ऑफ मनी, यानी मनी जो पैसा है उसकी वैल्यू के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल में आपके सामने मोर फीचर एट सेम प्राइस, यानी सेम प्राइस में आपको ज्यादा फीचर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की अपील की जाती है। कई जगह पे परफॉर्मेंस अपील, यानी ये बताया जाता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है
इसकी ये ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, ये लॉन्ग टर्म चलेगा, लंबा चलेगा, एक बार पैसा लगा दो कई साल तक ये चलने वाला प्रोडक्ट है, इस तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कि डिटर्जेंट सोविंग बेटर क्लीनिंग पाउडर, ठीक है, यानी ये दिखाता है कि हमारा जो पाउडर है वो अच्छी क्लीनिंग करता है। फिर सेफ्टी अपील भी की जाती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा सेफ है, इसके जो फीचर बताए जाते हैं ये ज्यादा सेफ है। जैसे कि कार एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है, उसमें एयर बैग्स का प्रचार किया जाता है कि भाई कल को एक्सीडेंट होता है तो उसके एयर बैग्स इतने सेकंड में खुल जाएंगे, ठीक है, लोगों की जान जाने से बच जाएगी, यानी कि सेफ्टी वाली अपील करते हैं। फिर कन्वेंस अपील, इसमें क्या होता है, इसमें ये बताया जाता है कि इसको यूज करना जो होता है वो काफी आसान होता है, ठीक है, यानी जैसे इंस्टेंट फूड प्रोडक्ट्स, यानी इंस्टेंट ये काम में आ जाएगा, इंस्टेंट इससे चीजें बन जाएंगी, ठीक है, आपने मैगी का ऐड देखा होगा 2 मिनट में बनाए, तो ये इंस्टेंट वाली जो चीजें आ जाती है ना, ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा अच्छा है, तो लोग इसलिए भी खरीद लेते हैं। अब इसका बी जो पॉइंट है इसको भी देखते हैं, ये इमोशनल अपील होती है। इसमें क्या किया जाता है, जो ये टारगेट करती है लोगों की यानी कंज्यूमर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस, ठीक है, उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड है उसको ये देखती है। तो जैसे कि इसमें इसके कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है लव एंड अफेक्शन अपील, यानी फोकस ऑन फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, और उनके इमोशंस। जैसे मदर्स डे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ठीक है, वो कुछ इसी तरीके के होते हैं जिसमें लव और अफेक्शन अपील देखने को मिलेगा। फिर फियर अपील, यानी क्रिएट फियर टू मोटिवेट एक्शन, यानी लोगों में ऐसा फियर क्रिएट करो कि वो कुछ करने के लिए तैयार रहें। जैसे कि इंश्योरेंस एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा ना कि कल को आप मर गए तो फिर आपकी फैमिली को कौन देखेगा, इस तरीके की अपील होती है। यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको लगता है कि भाई हाँ अगर कल को हम नहीं रहे तो फैमिली का क्या होगा, तो इस तरीके की जो अपील होती है इसको फियर अपील कहा जाता है। फिर ह्यूमर अपील, ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉमेडी का यूज किया जाता है टू अट्रैक्ट अटेंशन। जैसे फनी टेलीविजन कॉमर्शियल ऐड होते हैं, आपने देखा होगा कुछ फनी ऐड होते हैं टेलीविजन पे, ठीक है। फिर प्राइड अपील, यानी अपील्स टू सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अचीवमेंट, यानी कि जैसे लग्जरी कार का एडवर्टीजमेंट होता है, इसमें क्या होता है, लग्जरी कार खरीदेंगे तो एक तरीके से अपने आप पे प्राइड, मतलब प्राउड फील होगा हमें, ठीक है, और थोड़ा मतलब अचीवमेंट की तरह हम उसको देखेंगे, तो इस तरीके की भी ऐड होती है। फिर पैट्रियोटिज्म अपील, जो थोड़ा नेशनल प्राइड और फीलिंग्स को बढ़ावा दे, यानी मेड इन इंडिया कैंपेन चलाया जाता है, यानी ये अपना प्रोडक्ट है, स्वदेशी है, भारतीय है, भारत की कंपनी द्वारा बनाया गया है, भारत के लोग इस कंपनी में काम करते हैं, थोड़ी इस तरीके की भी अपील होती है, ठीक है। फिर स्टेटस अपील, जैसे इसमें टारगेट जो होते हैं वो कंज्यूमर, ऐसे कंज्यूमर को किया जाता है जो थोड़ा सा प्रेस्टीज चाहते हो, ठीक है, थोड़ा ज्यादा प्रीमियम चीजों को चाहते हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रीमियम ब्रांड होते हैं, जैसे चाहे वो कोई वॉच का ब्रांड हो गया या कोई कार का ब्रांड हो गया या कोई भी ब्रांड हो सकता है जो प्रीमियम चीजें बेचता हूँ, महंगी चीजें बेचता हूँ, ठीक है, तो ऐसी भी अपील होती है। फिर हैप्पीनेस अपील, यानी एसोसिएट्स प्रोडक्ट विद जॉय एंड सेटिस्फेक्शन, यानी जो प्रोडक्ट है उसको खुशी से, सेटिस्फेक्शन से जोड़ के दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के आपने देखे होंगे एडवर्टीजमेंट, उसको इस तरीके से दिखाया जाता है, मतलब उसे पीते हैं तो भाई बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, गर्मी नहीं लगती है, ना जाने कितनी तरीके के ऐड दिखाते हैं, हालांकि ये झूठे ऐड होते हैं, आपको पता ही है सब कुछ। प्रोडक्ट को बेचने के बेचने के इनकी जो कुछ टेक्निक्स होती है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडवर्टाइजिंग अपील, यानी जो एडवर्टाइजिंग अपील होती है इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, यानी सार्थक होनी चाहिए, उसका कुछ अर्थ हो, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐड में दिखा दो। ये ऐसी हो जो विश्वसनीय हो, लोग उस पर विश्वास कर सकें, ठीक है। ये विशिष्ट होनी चाहिए, थोड़ा मतलब डिफरेंट होनी चाहिए, थोड़ी अलग होनी चाहिए बाकी से, और रेलिवेंट हो, प्रासंगिक हो, सही होनी चाहिए, ठीक है। और ऐसी यादगार ऐड हो, ऐड ऐसी हो जो याद रहे लंबे समय तक, और एक तरीके से मोटिवेट करने वाली हो, ठीक है, यानी कि प्रेरक हो, लोगों को मतलब मोटिवेट करे कि हाँ भाई हम इस प्रोडक्ट को खरीद लें, इस तरीके की हमारी एडवर्टाइजिंग अपील होनी चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा एडवर्टाइजिंग कॉपी। इसमें हम देखेंगे इसका मीनिंग। एडवर्टाइजिंग कॉपी क्या होता है, ये रिटर्न या फिर विजुअल कंटेंट होता है जिसको जो एडवर्टाइजमेंट के लिए डिजाइन किया गया होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक मैसेज होता है, एडवर्टाइजिंग मैसेज, जो कि हमें टारगेट ऑडियंस के पास पहुंचाना होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एडवर्टाइजिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉपी जो है ये ऐसे टेक्स्ट, ऐसा वर्ड या फिर पिक्चर या सिंबल हो सकता है या लेआउट हो सकता है जो यूज किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में,
ताकि कंज्यूमर को क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जा सके, ठीक है, यानी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके, मोटिवेट किया जा सके। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये जो प्रोडक्ट होती है उसके इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करती है, उनका ध्यान खींचने का कोशिश करती है एडवर्टाइजमेंट की तरफ, ताकि लोग उस एडवर्टाइजमेंट को देखें और जाके प्रोडक्ट को फिर खरीदेंगे। ये उनका इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, ठीक है, उनके अंदर एक इच्छा जगाएगी, यानी डिजायर जगाएगी, ताकि वो क्या करे, प्रोडक्ट को खरीद ले, ठीक है, यानी परचेज के लिए लोगों को इनकरेज करने का काम करती है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो ये देखो, एडवर्टाइजिंग कॉपी जो होती है ये लोगों का अटेंशन लाएगी प्रोडक्ट की ओर, ठीक है, यानी कि ये क्या करती है, मतलब एडवर्टाइजिंग कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत तुरंत लोगों को, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करे प्रोडक्ट की ओर। फिर क्लियर एंड सिंपल, यानी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, और ये ऐसा होना चाहिए जो लोगों को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सके, ताकि वो कुछ प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन ले पाए, ठीक है। क्रेडिबल होना चाहिए, यानी लोग उस पर विश्वास कर सकें, और कंसाइज होना चाहिए, यानी कि बेशक से कम वर्ड यूज किया जाए, ठीक है, लेकिन वो इफेक्टिव वर्ड होने चाहिए उसमें, ताकि लोगों को मतलब लगे कि हाँ भाई इस एडवर्टाइजमेंट को हमने देखा या पढ़ा और तुरंत हम उस प्रोडक्ट को खरीदें। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, जो लोगों को इनकरेज करे एक्शन लेने के लिए, यानी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, ठीक है। फिर टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग कॉपी, ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल कॉपी, ये क्या करती है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को प्रोमोट करती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है। या प्रोडक्ट कॉपी, यानी ये फोकस करते हैं किस चीज पे, प्रोडक्ट के फीचर पे, यानी उस प्रोडक्ट के क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी फीचर हैं, और उसके क्या फायदे होंगे, अगर क्या बेनिफिट होंगे अगर कोई इसको परचेज करता है तो। फिर एजुकेशनल कॉपी, यानी कि प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये क्या करता है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है, अच्छी जानकारी है, उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर नैरेटिव कॉपी, यानी कि ये क्या करता है, स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, यानी ये कुछ मतलब स्टोरी की तरह दिखाने की कोशिश करता है। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसी होती है जो स्टोरी की तरह किसी प्रोडक्ट को बताने की कोशिश करते हैं। टेस्टिमोनियल कॉपी, जो कि कस्टमर के जो एक्सपीरियंस हैं उसको दिखाने की कोशिश करेगा, या फिर रिव्यू दिखाने का कोशिश करेगा, ठीक है, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट को खरीदा तो वो उससे सेटिस्फाई हुए या नहीं हुए, कितने स्टार उन्होंने उनको रेटिंग दी है, ठीक है, ये दिखाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजिंग कॉपी। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले हेडलाइन, हेडलाइन में क्या होता है, हेडलाइन में हम देखते हैं कि एक हेडलाइन लिखी होगी, ठीक है, उस हेडलाइन से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे हम उस एडवर्टाइजमेंट को और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। जैसे एग्जांपल है, गेट फेयर स्किन इन 7 डेज, यानी 7 दिन में फेयर स्किन पाओ, गोरी स्किन पाओ, ठीक है। अब इसको देखकर लोग क्या सोचेंगे कि भाई मुझे भी गोरा होना है, मुझे भी गोरा होना है, तो 7 डेज में गोरा होना है, तो वो उस प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यानी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो कहीं ना कहीं मतलब लोगों को अट्रैक्ट करे। तो ये हेडलाइन जो होती है फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एडवर्टाइजमेंट का। ये लोगों का अटेंशन, ठीक है, अटेंशन यानी उनका ध्यान ले जाता है प्रोडक्ट की ओर, और कहीं ना कहीं उनके अंदर जिज्ञासा को जगाता है, क्यूरियोसिटी को जगाता है, और उनको मतलब इनकरेज करता है ताकि वो उसको रीड करे, ठीक है, उसको समझे, उस एडवर्टीजमेंट को पढ़े, उसको समझे। दूसरा होता है सब हेडिंग। अब एक हेडिंग हो गई, फिर उस हेडिंग को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करता है सब हेडिंग के द्वारा, यानी जो सेकेंडरी हेडिंग है जो सपोर्ट करती है मेन हेडलाइन को, यानी मेन हेडलाइन को थोड़ा डिटेल में समझाती है। ये क्या करती है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बताएगी, और रीडर जो है, जो उसको पढ़ने वाले हैं, उनका इंटरेस्ट भी क्या करेगी, बिल्ड करती है, बना के रखती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इलस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इसमें पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, ड्राइंग्स या ग्राफिक का यूज किया जाता है एडवर्टीजमेंट में। आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट देखा होगा, वहां पे आपको पिक्चर जरूर दिखेगी, ठीक है, कोई ना कोई ग्राफिक यूज किया जाएगा, कोई ना कोई ड्राइंग यानी कोई ना कोई चित्र यूज किया जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये लोगों को तुरंत अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज की पिक्चर देखेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कोई प्रोडक्ट है, मान लो हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, अगर हम उस प्रोडक्ट की पिक्चर देखेंगे, जैसे मान लो आप फ्लिपकार्ट पे कोई शर्ट खरीदते हो, तो आप शर्ट खरीदोगे तो आप क्या करोगे, उसमें सर्च करोगे तो आप कहीं ना कहीं उसकी पिक्चर देखोगे पहले शर्ट की, ये कैसे दिखती है, कैसे इसकी डिजाइन है, इसकी लुक कैसे आएगी, ठीक है, तो वो चीज होती है इसमें। फिर इंक्रीज रिकॉल वैल्यू, यानी लंबे समय तक हम इसको याद भी रख पाएंगे। और फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा बॉडी कॉपी। इसमें यानी इसमें जो मेन जो टेक्स्ट होगा वो एडवर्टीजमेंट का होता है, और इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट के फीचर के बारे में डिटेल में हमें एक्सप्लेन किया होता है। हाईलाइट उसके बेनिफिट, यानी बेनिफिट को, उसके जो फायदे हैं उसको हाईलाइट किया जाता है, और उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी वो हमें वहां पे मिल जाती है, ठीक है। तो कंटेंट में क्या होगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा, यानी क्या वो प्रोडक्ट है,
कैसे यूज में आएगा, वो सारी चीजें उसमें डिस्क्रिप्शन डिटेल में लिखी होती है। उसके बेनिफिट होंगे, उसके फीचर होंगे, उसके यूज होंगे, यूजेस होंगे, क्या क्या उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें उसकी बॉडी कॉपी में मिल जाएगा। फिर स्लोगन या टैगलाइन आपने सुना ही होगा। इस शॉर्ट एंड मेमोरेबल फ्रेज होता है ये, जो कि किसी ब्रांड से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे आपने नाइक में सुना होगा, नाइकी जो ब्रांड है, जस्ट डू इट, या अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो लाइन है, ये स्लोगन है या टैगलाइन है, जिससे हम उस ब्रांड को पहचानते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका? क्रिएट ब्रांड आइडेंटिटी, जो किसी ब्रांड की पहचान हमारे सामने लाता है, और इम्प्रूव रिकॉल, यानी लंबे समय तक हम उसको याद रख पाएंगे, ठीक है। फिर एक लोगो भी होता है। लोगो जो होता है, हर प्रोडक्ट का, हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है। तो ये एक सिंबल होता है, एक डिजाइन होता है, जो किसी कंपनी या किसी ब्रांड को दर्शाता है, ठीक है। जैसे आपने मिंत्रा का देखा होगा, उसमें एम होता है। फ्लिपकार्ट का आप देखोगे तो उसमें, ठीक है, फेसबुक का जो लोगो होता है उसमें एफ लिखा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? लोगो होता है इसका। ये क्या होता है? किसी ब्रांड को पहचानने में मदद करता है और उसको एक तरीके से उसकी पहचान बनाता है। फिर ब्रांड नेम, यानी द नेम अंडर विच अ प्रोडक्ट इज सोल्ड, ठीक है। यानी कौन सा वो ब्रांड है जिसके नाम के तहत उस प्रोडक्ट को बेचा जाता है। यानी क्रिएट प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, यानी प्रोडक्ट की आइडेंटिटी लेकर आता है और हमें ब्रांड को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। फिर वाइट स्पेस, यानी इसका मतलब क्या है? एम्प्टी स्पेस अराउंड टेक्स्ट एंड विजुअल, ठीक है। यानी जो टेक्स्ट है या विजुअल है उसके आसपास थोड़ा एम्प्टी स्पेस छोड़ा जाता है। ये इम्प्रूव रीडेबिलिटी, यानी उसको जो पढ़ने, मतलब उसको लोग अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है, यानी अच्छे से पढ़ पाए, इसलिए ये स्पेस छोड़ा जाता है। और गिव ए क्लीन अपीयरेंस, यानी एक क्लीन अपीयरेंस पे लेके अच्छे से वो दिखेंगे। हाईलाइट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, यानी जो मेन एलिमेंट्स होंगे उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा, ठीक है, लोग अच्छे से उसको पढ़ पाए, देख पाए, समझ पाए। नाइन्थ है आपका कॉल द एक्शन, यानी ये स्टेटमेंट जो है इनकरेज करती है इमीडिएट एक्शन, यानी तुरंत एक्शन लेने, यानी तुरंत परचेज करने के लिए, ठीक है। जैसे आप देखते हो बाई नाउ लिखा होता है, विजिट टुडे लिखा होता है, कॉल नाउ लिखा होता है, रजिस्टर टुडे, ठीक है। ये एग्जांपल है इसके। ये क्या करता है? ये रिस्पॉन्स रेट को इंक्रीज करेगा, लोगों को इनकरेज करेगा ताकि वो क्या करें? परचेज करें ज्यादा से ज्यादा। फिर लेआउट ऑफ प्रिंट एडवर्टीजमेंट, इसको समझते हैं। जो प्रिंट एडवर्टीजमेंट होता है उसका लेआउट क्या होता है? उसमें होगी एक हेडलाइन, ठीक है, यानी मेन जो हेडिंग होगी, फिर उसकी सब हेडलाइन होगी, फिर उसमें इलस्ट्रेशन होगा, कुछ पिक्चर, कोई इमेज, कोई लोगो या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी। फिर बॉडी कॉपी होगा, ब्रांड नेम या लोगो, स्लोगन, कॉल द एक्शन, ये सारी चीजें जो हमने अभी पढ़ा है ना, इसको हम सीक्वेंस में देख रहे हैं, यानी इस तरीके से यही चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसको कंपेयर करते हैं एडवर्टाइजिंग अपील को एडवर्टाइजिंग कॉपी से। इसका मीनिंग देखते हैं। तो ये एक सेंटर आइडिया होता है जो कि कंज्यूमर को मतलब थोड़ा सा मोटिवेट करता है किसी चीज को खरीदने के लिए, और ये एक्चुअल कंटेंट होता है किसी भी एडवर्टीजमेंट का। फिर पर्पस क्या होता है? ये अट्रैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑडियंस, यानी जो ऑडियंस होती है उसको अट्रैक्ट करना, उसको प्रभावित करना। फिर ये कम्युनिकेट मैसेज, ठीक है, ये मैसेज कम्युनिकेट करता है। फिर नेचर की बात करें तो ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। रिटन एंड विजुअल प्रेजेंटेशन होती है ये। एग्जाम्पल की बात करें तो ये इसमें फियर अपील है, ह्यूमर अपील है, कई तरह की अपील होती है। यहाँ पे देखें तो हेडलाइन होती है, बॉडी कॉपी होती है, स्लोगन होता है, टैगलाइन होती है, ठीक है, ये चीजें इसमें होती हैं। तो यहाँ पे अपनी यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब तीसरी यूनिट की बात करेंगे हम। तीसरी यूनिट में देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं। मीडिया डिसीजन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग प्लानिंग, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि मीडिया के जो निर्णय होते हैं ना, डिसीजन होते हैं, वो किसी एडवर्टाइजमेंट की जो प्लानिंग होती है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें जो मैसेज होता है, यानी किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी एड में जो मैसेज होता है, उसको एडवर्टाइजर जो होता है वो ये तय करता है, यानी वो ये डिसाइड करता है कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, यानी जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उस तक वो जो संदेश है, यानी वो जो मैसेज है, उसको पहुंचाने के लिए मीडिया का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। यानी वो डिसीजन लेता है कि किस तरीके से मीडिया का उपयोग किया जाएगा अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपने एड के मैसेज को पहुंचाने के लिए, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है? इसमें मीडिया का जो चयन होता है, यानी चॉइस ऑफ मीडिया जो होता है, मीडिया को जो चूज करना होता है, वो किसी विज्ञापन अभियान, यानी कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन होता है, उसकी सफलता को प्रभावित करेगा, उसकी सक्सेस को प्रभावित करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया, यानी ये इसका अर्थ समझते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन को देखेंगे। तो देखिए, ये जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है, ये चैनल
आर द चैनल और व्हीकल थ्रू विच एडवर्टाइजिंग मैसेज आर कम्युनिकेट टू कंज्यूमर। यानी कि जो विज्ञापन मीडिया है, यानी जो एडवर्टीजमेंट मीडिया है, ये एक माध्यम है, ठीक है, एक मीडियम है, एक साधन है, जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो संदेश विज्ञापन का यानी एड का जो मैसेज होगा वो पहुंचाया जाएगा किसके द्वारा, किसके तक, यानी कंज्यूमर तक, ठीक है। यानी कि ये जो एडवर्टाइजिंग मीडिया है ये एक माध्यम है, एक चैनल है, जिसके द्वारा जो कंज्यूमर है उन तक जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइज है, उसका मैसेज पहुंचाया जाता है। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है, इसको इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया सिलेक्शन ये समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो टारगेट ऑडियंस होती है हमारी, उस तक सही तरीके से यानी प्रभावी ढंग से हमको क्या पहुंचाना होता है, मैसेज पहुंचाना होता है, ठीक है। जो एड होता है यानी जो एडवर्टीजमेंट होती है, उसको क्या करना होता है, उसको अपना प्रभाव बढ़ाता, ये इसका प्रभाव बढ़ाएगा, ठीक है, यानी उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बढ़ाता है उससे। फिर नेक्स्ट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन एफिशिएंसी, यानी कि जो उसकी संचार दक्षता होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसको इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है कि हेल्प्स अचीव एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव, यानी जो एडवर्टाइज यानी जो एड का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो उद्देश्य होता है, उसको प्राप्त करने में, उसको प्राप्त करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। फिर लास्ट में है ऑप्टिमाइज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट की लागत होती है उसको कहीं ना कहीं अनुकूल करेगा, यानी ऑप्टिमाइज करेगा, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया। तो कितने टाइप्स के होते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारा आ जाता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में जो छपी हुई चीजें होती है, जैसे किताबें हो जाएंगी, न्यूज़पेपर हो जाएगा, मैगजीन हो जाएगी, ब्राउचर्स हो जाएंगे, ठीक है, पैम्पलेट्स हो जाते हैं या जर्नल्स हो जाते हैं। तो ये सब छपी हुई चीजें होती है, ठीक है, जो प्रिंट की गई होती है, तो ये प्रिंट मीडिया हो जाएगा। फिर इसमें न्यूज़पेपर को देख लेते हैं। न्यूज़पेपर आप सभी जानते ही हैं, जो कि पब्लिश होता है, या तो डेली होता है या वीकली न्यूज़पेपर भी होते हैं, ठीक है। और इसमें वाइड कवरेज होती है, इसकी हाई क्रेडिबिलिटी होती है, इसमें बहुत डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एडवर्टाइजमेंट साइज, यानी इसमें अलग अलग साइज के एडवर्टाइजमेंट जो है आराम से दिए जा सकते हैं, छोटे साइज के, बड़े साइज के, ठीक है, पूरे पूरे पेज के भी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिए जा सकते हैं। और ये सुटेबल होता है, क्योंकि भाई देखो इसमें क्या होता है, हर इंसान के पास पहुंच जाएगा, हर व्यक्ति के पास ये पहुंच सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर हर जगह आसानी से अवेलेबल होता है, ठीक है। क्विक पब्लिकेशन, यानी तुरंत इसको छपवाया जा सकता है। इसके कुछ डीमेरिट्स भी है, यानी शॉर्ट लाइफ स्पैन, क्योंकि जैसे मान लो हमने किसी डेट, मान लो हमने 2 तारीख की अखबार में अपना एड छपवाया, तो उसे 2 तारीख को ये लोग ही पढ़ेंगे, 2 तारीख को ही पढ़ेंगे। अब ऐसा थोड़ी होता है कि हम 10 साल पुराना अखबार पढ़े, हम तो डेली का अखबार पढ़ते हैं, जिस डेट का अखबार होता है उसी डेट में पढ़ते हैं। तो लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम होता है। पुअर रिप्रोडक्शन क्वालिटी, ठीक है। और इसमें लिमिटेड ऑडियंस टारगेटिंग, यानी लिमिटेड ऑडियंस को ही टारगेट किया जा सकता है। रीडर्स कई बार क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं अखबार में, वो मेन मेन खबरें पढ़ते हैं, एड को नहीं देखते हैं। मैगजीन की बात करें तो ये वीकली मैगजीन पब्लिश होती है, कुछ मैगजीन मंथली भी होती है, कुछ क्वार्टरली भी होती है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे मैगजीन पब्लिश होती है। तो इसकी प्रिंट क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग, यानी स्पेसिफिक जो ऑडियंस है उसको टारगेट किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई फैशन मैगजीन है, तो उसमें फैशन के प्रोडक्ट डाले जा सकते हैं एड में, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसकी कुछ कमियां भी हैं, ये थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। और लॉन्ग प्रिपरेशन टाइम, यानी लंबा टाइम लगता है इसको तैयार करने में। और रीच भी इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब देखा जाए तो लिमिटेड होती है। अगर हम न्यूज़पेपर से भी कंपेयर करें तो न्यूज़पेपर हर घर में पहुंच जाता है, लेकिन ये मैगजीन कम ही जगह पे यूज़ की जाती है। ब्रॉडकास्ट मीडिया का भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, टेलीविजन के द्वारा ऐड चलाए जा सकते हैं, या फिर रेडियो के द्वारा भी ऐड चलाए जा सकते हैं। टेलीविजन एडवर्टाइजिंग आपने देखा होगा कि जब हम टीवी देखते हैं, तो टीवी चैनल जो होते हैं उसमें क्या होता है, कई बार जब हम कोई सीरियल या कोई मूवी देख रहे होते हैं, बीच बीच में ऐड आती है, ठीक है। तो हम इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इस ऐड में क्या होगा, ये ऑडियो और विजुअल दोनों होगा, यानी लोग इसको सुन भी पाएंगे और इसको देख भी पाएंगे, ठीक है, ये इसका फायदा है। फिर हाई रीच, यानी हर घर में टीवी होता है आज की डेट में, और इसमें क्या है, साउंड भी होगा, मोशन भी होगा, विजुअल भी होंगे, सारी चीज को बहुत अच्छे से दिखाया, अच्छे से समझाया जाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट भी पड़ता है इसका। और ये इसमें प्रोडक्ट क्वालिटी जो होती है, ठीक है, उसका जो यूज है उसको हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं। फिर इसकी कुछ कमियां हैं, ये काफी महंगा होता है। अगर टीवी में ऐड चलवाना है तो बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। शॉर्ट मैसेज ड्यूरेशन, ठीक है, यानी कि छोटे टाइम का ही ऐड बनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े ऐड नहीं बनाए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट क्लटर,
और लिमिटेड ऑडियंस अटेंशन। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट क्लटर का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। क्या होता है, एक ही टाइम पे ना टेलीविजन में बार बार कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐड आते रहते हैं। तो जो बहुत सारे ऐड आते हैं ना, तो कई बार जो ऑडियंस होती है उनका ध्यान भटक जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें लिमिटेड ऑडियंस, कई बार क्या होता है दर्शक जो होते हैं यानी जो ऑडियंस होती है वो ऐड को पूरी तरीके से ध्यान से देखते ही नहीं है। कई बार ऐड आएगा वो चैनल बदल देंगे। ठीक है, तो ऐड नहीं पहुंच पाता वहां तक। रेडियो के द्वारा भी लोगों तक पहुंचाया जा सकता है मैसेज। तो इसमें क्या होता है, ये इसकी कॉस्ट कम होती है और ज़्यादातर जगह पे देखा जाए तो इसकी कवरेज है, ज़्यादातर जगह पे लोग रेडियो सुनते हैं और लोकल मार्केट के लिए सुटेबल है। ठीक है, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग, किसी भी शेड्यूल पे चलवा सकते हो। फिर यहाँ पे नो विजुअल प्रेजेंटेशन, ये इसकी कमी है कि इसमें विजुअल नहीं होता, इसमें केवल सुना जाता है। शॉर्ट मैसेज लाइफ, ठीक है, यानी इसकी मैसेज की लाइफ थोड़ी छोटी है और लिमिटेड ऑडियंस तक ही ये पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में हर कोई रेडियो सुनता भी नहीं है। फिर एक ऑप्शन है आउटडोर मीडिया। अब ये आउटडोर मीडिया क्या है, इसको समझते हैं। अब देखो आउटडोर मीडिया का क्या मतलब है कि आप देखते हो घर के बाहर अक्सर आप जाते हो तो आपको कई जगह पे बिल बोर्ड दिखते हैं, कई दीवारों पे पोस्टर लगे हुए दिखते हैं, दुकानों के बाहर बैनर दिखाई देते हैं, होर्डिंग्स लगी होती है। ठीक है, रास्तों पे आप जाते हैं तो ये एक तरीके से डिजिटल डिस्प्ले मान लीजिए, आपको हर जगह दिखाया जाता है आज की डेट में। तो इसके मेरिट्स क्या है, इसमें हाई विजिबिलिटी, यानी ज्यादातर लोग जहां मान लो कोई मेन रोड है जहां से बहुत भीड़ गुजरती है उस जगह पे होर्डिंग्स लगा दिए जाएंगे तो मैक्सिमम लोगों तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, और रिपीटेड एक्सपोजर, यानी बार बार लोग आते जाएंगे आते जाते रहते हैं वहां से, तो रास्ते से गुजरते हैं तो बार बार उनको एक ही ऐड दिखता रहता है। ठीक है, फिर ये क्या है, सुटेबल फॉर लोकल एडवर्टाइजिंग, यानी कि ये किसी खास क्षेत्र में कोई लोकल बाजार है, कोई स्थानीय जगह है तो वहां पे टारगेट किया जा सकता है वहां की ऑडियंस को। ठीक है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होता। ठीक है, इसकी कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या होती हैं कि लिमिटेड मैसेज कंटेंट, यानी कि आप लिमिटेड ही कम शब्दों में ही कंटेंट को वहां पे डाल सकते हो क्योंकि इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर वेदर रिलेटेड डैमेज, कई बार क्या होता है मौसम के हिसाब से डैमेज हो जाते हैं। मान लो तेज बारिश आ जाए, धूप में उसका कलर फीका हो जाता है, बारिश में या हवा के कारण ये विज्ञापन को नुकसान पहुंच जाता है। ठीक है, और डिफिकल्ट टू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कराते हैं ये। फिर नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो एडवर्टाइजिंग मटेरियल है वो सेंड यानी भेजा जाता है डायरेक्टली टू कंज्यूमर। ठीक है, कैसे, लेटर्स के जरिए, कैटलॉग के जरिए, ब्राउचर्स के जरिए या ईमेल के जरिए उस प्रोडक्ट जो होता है उसकी जो डिटेल होती है वो डायरेक्ट ही भेज दी जाती है। मेरिट्स क्या है इसकी, इसमें देखा जाए तो पर्सनलाइज कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, पर्सनली किसी को मेल करके उसकी जानकारी भेजी जा सकती है। सिलेक्टिव ऑडियंस जो होती है उसको टारगेट किया जाता है इसमें, और जहां पे चाहिए वहां तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, अब डीमेरिट्स क्या है इसकी कि एक्सपेंसिव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि भाई हर इंसान के पास एक एक के पास भेजना होता है, थोड़ा महंगा पड़ेगा। मे बी इग्नोर बाई जंक मेल, कई बार क्या होता है लोग मेल के थ्रू एडवर्टाइजमेंट तो होती है, लोग उसको नहीं देखते हैं, वो जंक मेल में चला जाता है, उसको स्पैम भी समझ लिया जाता है, कई बार उसको डिलीट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इंटरनेट मीडिया। इसमें क्या होता है, वेबसाइट के थ्रू, सर्च इंजन के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, ईमेल के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ऐड जो होता है वो पहुंचाया जाता है। ठीक है, गूगल एड्स के जरिए, फेसबुक एड्स के जरिए, इंस्टाग्राम एड्स के जरिए, यूट्यूब एड्स के जरिए, ईमेल मार्केटिंग के जरिए क्या किया जाता है, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यानी एडवर्टीजमेंट की जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इसको कंपेयर कर लेते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, सबको कंपेयर कर लेते हैं। न्यूज़पेपर क्या है, ये बहुत दूर तक पहुंचता है, हर घर घर तक न्यूज़पेपर पहुंचता है। ठीक है, और इसको थोड़ा विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन इसका डीमेरिट्स क्या है कि शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी हम एक डेट के न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं फिर उसको हम रख देते हैं, वो कबाड़ की तरह रखा रहता है, फिर हम दोबारा उसको नहीं पढ़ते हैं। मैगजीन जो होता है इसमें हाई क्वालिटी जो आपका ऐड होता है वो पहुंच जाता है, लेकिन ये सिलेक्टिव ऑडियंस तक ही पहुंच जाता है। लेकिन इसकी कमी क्या है, ये महंगा बहुत होता है। ठीक है, टेलीविजन देखें तो इसका फायदा ये है कि ऑडियो विजुअल इंपैक्ट होता है, यानी देख भी सकते हैं लोग, इसको सुन भी सकते हैं, पर इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी होती है। रेडियो की बात करें, लो कॉस्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसमें विजुअल नहीं होता है, लोग इसको देख नहीं सकते, ओनली सुन सकते हैं। आउटडोर की बात करें तो हाई विजिबिलिटी होती है लेकिन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और मौसम से प्रभावित भी हो जाता है। डायरेक्ट मेल की बात करें तो पर्सनलाइज होता है, पर्सनली किसी को मेल भेजा जाता है, एक्सपेंसिव होता है ये। इंटरनेट की बात करें तो ग्लोबल रीच होती है। ठीक है, और टारगेट किया जा सकता है, इसमें टारगेटिंग ऑडियंस तक पहुंचाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है।
फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा एडवर्टाइजिंग थ्रू इंटरनेट, ठीक है, यानी इंटरनेट के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं और लोगों तक, यानी अपनी सर्विस है या प्रोडक्ट है, लोगों तक उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य होता है, अपने ब्रांड के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना है, ठीक है, जनरेट लीड्स, लोगों को लाना है, लोग परचेज करें ज्यादा से ज्यादा, इंक्रीज सेल यानी अपनी सेल को बढ़ाना है, कस्टमर को एंगेज करना है, अपने साथ जोड़ना है, ठीक है, अपने ब्रांड की लॉयल्टी बढ़ाना है, अपने ब्रांड का नेम बढ़ाना है, ठीक है। फिर फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, यानी कितने तरह की इंटरनेट एडवर्टाइजिंग है उसको देखते हैं। तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या होता है, एड को डिस्प्ले किया जाता है वेबसाइट के ऊपर। सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, यानी जो सर्च इंजन होते हैं उसके रिजल्ट पेज पे दिखता है, जैसे आप गूगल सर्च इंजन आप यूज करते हो तो उसमें उसके रिजल्ट पेज में आपको दिख जाता है। गूगल एड्स के द्वारा इसको दिखाया जा सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, फेसबुक में आप देखते हो ऐड आते हैं, इंस्टाग्राम में देखते हो, या ट्विटर में या लिंक्डइन के जरिए भी किया जाता है। ईमेल के जरिए भी, यानी पर्सनली लोगों को प्रमोशनल ईमेल भेजे जाते हैं, आप देखोगे आपके ईमेल में भी बहुत सारे पड़े रहते हैं। वीडियो एडवर्टाइजिंग, यानी आप यूट्यूब पे देखते हो या अदर वीडियो प्लेटफॉर्म जो है वहां पे ऐड देखने को मिलते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग, यानी एडवर्टाइजमेंट जो होता है ये मोबाइल ऐप्स या स्मार्टफोन के थ्रू भी जाता है, भेजा जाता है, ठीक है। फिर एडवांटेज क्या है इसके, एडवांटेज ये है कि ग्लोबल रीच, पूरी दुनिया में इसको पहुंचाया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव, यानी लो कॉस्ट होती है, ज्यादा इसकी कॉस्ट नहीं होती और आसानी से, ठीक है। बाकी ट्रेडिशनल मीडिया यानी टेलीविजन रेडियो में पहुंचाओगे तो फिर भी महंगा पड़ेगा, पर यहाँ पे कॉस्ट आपकी कम होती है। फिर यहाँ पे क्या है, प्रिसाइज टारगेटिंग, यानी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो स्पेसिफिक ऑडियंस है, जैसे मान लो कोई फैशन का प्रोडक्ट है तो यूथ को भेजा जा सकता है, कोई बूढ़े लोगों का प्रोडक्ट है तो वो बूढ़े लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। यानी लोगों की एज के हिसाब से, उनके लोकेशन, उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर के हिसाब से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। फिर इसके रिजल्ट को मेजर भी किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि एनालिटिक देखा जा सकता है कि हमने जो एड चलाई उसका क्या फायदा हुआ, लोगों तक, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोगों ने परचेज करा, हमारी सेल बढ़ी नहीं बढ़ी, इस सब चीजों को एनालिटिक में जाके हम चेक भी कर सकते हैं। फिर इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है विद कंज्यूमर, ठीक है, अपने कस्टमर के साथ। और 24/7 अवेलेबिलिटी, यानी यहाँ पे आप हमेशा हर टाइम ये चीजें अवेलेबल रहती है इंटरनेट पे, किसी भी समय किसी भी ऐड को कुछ भी देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है, ठीक है। लिमिटेशन होता है इंटरनेट एडवर्टाइजिंग की, क्या लिमिटेशन होता है, सबसे पहले एड ब्लॉकिंग। देखो बहुत सारे यूजर ऐसे होते हैं जो एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे मान लो हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो बार बार ऐड आते हैं, ऐड हमको परेशान करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिससे कि एड आएगा ही नहीं। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, कई बार क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है उनके सामने इतनी ज्यादा संख्या में ऐड आने लग जाते हैं कि भाई वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या करें। फिर प्राइवेसी कंसर्न, कई बार क्या होता है कि जो हमारा पर्सनल डेटा होता है वो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, इससे हमारी कहीं ना कहीं क्या होती है, प्राइवेसी से रिलेटेड इशू आ जाते हैं, समस्याएं आ जाती हैं। फिर सिक्योरिटी रिस्क, अब सिक्योरिटी रिस्क में क्या होता है कि इसमें जो आज के समय में आपको पता है साइबर फ्रॉड बहुत होते हैं, हैकिंग बहुत होती है, ठीक है, यानी इस चीज का भी रिस्क रहता है। और टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ जाती है, कई बार इंटरनेट के में देखते हैं तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये एडवर्टीजमेंट जो होते हैं अफेक्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्टिव मीडिया, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, इंटरेक्टिव मीडिया जो होता है वो एक डिजिटल चैनल के थ्रू, एक ऐसा डिजिटल चैनल होता है जो विज्ञापन दाताओं, यानी जो एडवर्टाइजर होते हैं, ठीक है, वो इसके जरिए कस्टमर यानी कंज्यूमर के बीच में दो तरफा बातचीत होती है, ठीक है, टू वे इंटरेक्शन होता है। यानी कि इंटरेक्टिव मीडिया क्या है, ये एक ऐसा डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल है, यानी एक ऐसा माध्यम है जो अलाउ करता है टू वे इंटरेक्शन, ठीक है, यानी जिसमें एडवर्टाइजर है एक तरफ, दूसरी तरफ कंज्यूमर है, इनके बीच में आपस में बात हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, ऑनलाइन गेम्स है, ठीक है, इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हो जाती हैं, चैट बोर्ड्स हो जाते हैं, वर्चुअल रियलिटी हो गया और एआर हो गया, ठीक है, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जांपल हैं जहां पे टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर फीचर ऑफ इंटरेक्टिव मीडिया, अब इसके फीचर क्या होते हैं,
इसके फीचर को समझते हैं, यानी इसकी कुछ जो इसके ऑप्शन हैं, इसके फीचर हैं, इसको समझते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, यानी दो तरफा। इसमें एक तरफ एडवर्टाइजर है तो दूसरी तरफ कंज्यूमर है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। फिर रियल टाइम इंटरेक्शन, यानी रियल टाइम इंटरेक्शन होता है कि जिस समय लाइव संपर्क होएगा, बिल्कुल ठीक है। लाइव अगर मान लो किसी व्यक्ति को किसी ने कोई ऐड देखा, उसको वो प्रोडक्ट पसंद आ गया, अब उसको वो परचेज करना है, उसको उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो सीधा एडवर्टाइजर से कांटेक्ट कर सकता है और वो लाइव उसको रिप्लाई करेगा, उसके बारे में बताएगा, ठीक है। फिर पर्सनलाइज्ड कंटेंट, ठीक है, यानी व्यक्तिगत सामग्री इसको कहा जाता है। इसमें कंटेंट जो होता है वो कंज्यूमर की पसंद या उसकी जरूरत के अनुसार तैयार किया जाता है, ठीक है। इमीडिएट फीडबैक, यानी इसमें तुरंत आप उपभोक्ता जो होता है तुरंत फीडबैक दे सकता है, उससे प्रतिक्रिया मिल जाती है उसकी। हाई कंज्यूमर एंगेजमेंट, यानी इसमें जो होता है उच्च उपभोक्ता जुड़ाव, यानी कि इसमें क्या होता है कि ये जो कंज्यूमर होता है वो विज्ञापन यानी एड के साथ ज्यादा गहराई से उसको जोड़कर देख सकता है। अगला है हमारा टॉपिक है एडवांटेज, यानी इंटरेक्टिव मीडिया जो है इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो देखो इसके एडवर्टाइजर के लिए भी एडवांटेज है और जो कंज्यूमर है उसके लिए भी कुछ एडवांटेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एडवर्टाइजर होता है, जो विज्ञापन दे रहा होता है यानी एड दे रहा होता है, उसके लिए इसका क्या एडवांटेज होता है। तो इसमें क्या होता है, बेटर ऑडियंस टारगेटिंग, यानी सही और सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट अपने दर्शकों तक एड पहुंचा सकते हैं। फिर ज्यादा से ज्यादा इसमें एंगेजमेंट होता है, यानी ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव होता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से यानी ऐड के माध्यम से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐड पहुंचाई जाती है। रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है और इम्प्रूव कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कस्टमर से अच्छा संबंध भी बनता है, मजबूत संबंध भी बनते हैं ग्राहक के साथ। अब कंज्यूमर के लिए भी इसके कुछ फायदे हैं। कंज्यूमर के लिए क्या फायदे हैं, तो इसको भी भाई देखा जाए तो व्यक्तिगत उसका अनुभव यानी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है। इसमें कंज्यूमर जो होता है उसको उसकी पसंद के अनुसार उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है, ठीक है। फिर इजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी जो होती है वो आसानी से मिल जाती है, ठीक है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद ब्रांड्स, यानी डायरेक्ट ब्रांड्स के साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 6 पॉइंट है हमारा, इश्यूज एंड कंसिडरेशन इन इंटरनेट एंड इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग। तो इसमें क्या देखना है हमें कि जो इंटरनेट और जो इंटरेक्टिव जो एड है, एडवर्टीजमेंट है, इसके मुद्दे जो हैं इस पे विचार करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें आती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है प्राइवेसी इशू, ठीक है, यानी कि जो हमारी प्राइवेसी होती है, जो गोपनीयता होती है, इसका मुद्दा है, यानी कलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्सनल डेटा में वॉयलेट कंज्यूमर प्राइवेसी। कई बार क्या होता है कि हमारा जो पर्सनल डेटा होता है ये उसको अपने पास रख रहे होते हैं, ठीक है, उसको रख रहे होते हैं। एक तरीके से ये हमारी प्राइवेसी का हनन करा जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कई बार क्या होता है, यूजर का ऑनलाइन बिहेवियर जो होता है उसको ट्रैक किया जाता है। कई सारे ब्राउजर होते हैं, ब्राउजर भी हमको ट्रैक कर रहे होते हैं कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं, हम ज्यादातर इंटरनेट पे क्या देखते हैं, कौन सी चीजों को देखते हैं, वो सारा डेटा वो कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो साइकिल के बारे में देखता है, तो उनको पता लग जाता है कि इसको साइकिल पसंद है, तो उसको साइकिल से रिलेटेड एड दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी हम जो चीज देख रहे होते हैं ना उससे रिलेटेड एड आने लग जाते हैं ज्यादातर। फिर दूसरा है सिक्योरिटी इशू, ठीक है, यानी सुरक्षा। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा डेटा चोरी होने का रिस्क होता है, हैकिंग का रिस्क होता है, कई बार हैक कर लिया जाता है, साइबर क्राइम हमारे साथ हो सकता है। फिर एथिकल इशू, कुछ नैतिक मुद्दे भी हैं, जैसे क्या होता है कई बार मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ऐसे विज्ञापन होते हैं जो झूठे दावे कर रहे होते हैं, और ये जो देखा जाए तो ये बेकार चीज है, ठीक है। यानी ये एथिकल नजरिए से देखा जाए तो सही नहीं है, क्योंकि हमारा एक तो डेटा चुरा रहे हैं, ऊपर से हमारे साथ क्या करते हैं, कई बार ये गलत दावे कर रहे होते हैं एडवर्टीजमेंट के जरिए। फिर लीगल इश्यू, ठीक है, यानी एडवर्टाइजर जो होते हैं उनको उनको जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, उनका संरक्षण, कॉपीराइट और उनका जो डेटा है, डेटा का जो प्राइवेसी है, इससे संबंधित कानूनों का पालन करना चाहिए, ठीक है। यानी कॉपीराइट और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, हमारा जो डेटा है उसको, इससे रिलेटेड चीजों में इनको जो लीगल जो होता है रूल उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। फिर है एडवर्टाइजमेंट फ्रॉड, कई बार क्या होता है फेक क्लिक, फेक इंप्रेशन, और ये हमारे साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर लिया जाता है, यानी कि कुछ फेक वेबसाइट बना दी जाती है, उसमें हमसे फेक क्लिक कराए जाते हैं, कई बार हमारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, पैसे हड़प लिए जाते हैं, ठीक है, ये सब हो जाता है।
फिर इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, कई बार क्या हो जाता है, इतने सारे ऐड होते हैं, इतने सारे ऐड होते हैं और कि आप सोच भी नहीं सकते, कि इंसान उसको समझ ही नहीं पाता है कि इतने सारे ऐड जो हैं, अब सबको देख के वो भ्रमित हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, उसको समझ नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि कई बार विज्ञापन बहुत ज्यादा होते हैं जो कि भ्रमित कर देते हैं। फिर ऑडियंस ट्रस्ट, ये सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि कई बार बहुत सारे स्कैम हो रखे हैं और भ्रामक जानकारी यानी गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसके कारण जो कंज्यूमर होता है वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे विश्वास ही नहीं करता, उसको लगता है कि ये सब मिसलीडिंग है, ये सब फ्रॉड है, ये यहाँ पे गलत हो सकता है, तो वो उसके अंदर अविश्वास की भावना पनप जाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फैक्टर्स टू कंसीडर वाइल सिलेक्टिंग एडवर्टाइजिंग मीडिया, ठीक है। यानी जब कोई एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन करना है तो कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमको अपनी टारगेट ऑडियंस का ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि हमारी ऑडियंस कौन सी है जिसको हमें अपना मैसेज पहुंचाना है, हमें ये ध्यान रखना है। फिर एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होने चाहिए, यानी अवेयरनेस फैलाना है या लोगों को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, लोगों को याद दिलाना है प्रोडक्ट के बारे में। फिर बजट हमें अपना देख लेना चाहिए, यानी कि जिस मीडिया को सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। जैसे मान लो मुझे न्यूज़पेपर में अगर ऐड चलवानी है तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी, या मैं टेलीविजन में चलवाऊंगा ऐड तो क्या कॉस्ट आएगी, मुझे फेसबुक पे चलवाना है तो क्या कॉस्ट आएगी, मुझे ये सब चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का है, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का है, तो कैसे लोगों के पास वो भेजना है हमको। फिर पांचवा पॉइंट है यहाँ पे जियोग्राफिकल कवरेज, यानी लोकल या फिर नेशनल या इंटरनेशनल ऑडियंस, ठीक है, कहाँ तक हमको पहुंचानी है वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। मीडिया रीच एंड फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ पीपल रीच एंड नंबर ऑफ टाइम्स एडवर्टीजमेंट सीन, यानी कितनी बार कितने लोगों तक हमारा ऐड पहुंचा है, कितनी संख्या में वो ऐड कितनी बार देखा गया है, हमें ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। फिर कंपटीशन, ठीक है, यानी जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके द्वारा कौन से मीडिया का यूज़ किया जा रहा है ऐड चलाने के लिए, हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 को देखने वाले हैं, एक बार थोड़ा सा इसका इंट्रो देखते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो होती है ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये क्या करती हैं, ये एडवर्टाइजर जो होते हैं उसको प्लान बनाने में, उस प्लान को क्रिएट करने में, उसको लागू करने में, इवेल्युएट करने में और कैंपेन चलाने में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो क्या करती हैं, वो एक ऐसा एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं और जो एडवर्टाइजर होते हैं उनके बीच में एक लिंक क्रिएट करने का काम करती हैं। फिर मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसका क्या अर्थ होता है, ये जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है इसका। तो देखिए, कोई जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है वो क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या करते हैं, ये हमको मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किस चीज की, ये मतलब एक तरीके से आप ये मान लो इनके पास एक्सपीरियंस होता है, इनके पास विशेष ज्ञान होता है। किस चीज का ज्ञान होता है, कि ये अच्छे से जो एडवर्टाइजिंग है उसको प्लान कर सके, ठीक है, यानी सही तरीके से उसका पूरा प्लान करना, ये सब इनका काम होता है। और इसको सिंपल भाषा में समझे तो एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है वो क्या करती है, ये प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हेल्प करती है बिजनेस को प्रमोट करने के लिए अपने प्रोडक्ट, यानी जो बिजनेस है इनका प्रोडक्ट जो होता है उसको प्रमोट करती है, इनकी सर्विसेज को प्रमोट करती है और इनके आइडियाज को प्रमोट करती है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो ये इसमें हेल्प करती हैं। फिर इसके फीचर की बात करते हैं, तो इसके क्या क्या फीचर होते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो ये एक्सपर्ट लोग होते हैं, यानी इनके पास विज्ञापन के क्षेत्र में, एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और विशेष अनुभव होता है, ठीक है। और ये स्वतंत्र संगठन यानी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एड बनाने का काम करती हैं, प्रोवाइड्स क्रिएट सर्विसेज, ठीक है, यानी ये जो एजेंसी होती है, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये क्रिएटिव सर्विसेज जो होती है उसको प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग तरीके के ऐड बनाना, नए आइडियाज लाना, नई सर्विसेज उसमें शामिल करना, ये सब काम इन्हीं के होते हैं। फिर क्या होता है, कंडक्ट मार्केट रिसर्च, यानी जो मार्केट में रिसर्च, यानी कौन सा तरीका काम करेगा, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, किसकी डिमांड ज़्यादा है, ये पूरी रिसर्च करते हैं। फिर हैंडल्स मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग, ठीक है, यानी जो मीडिया प्लानिंग है और जो बाइंग है इसको संभालते हैं, यानी ये एड जो होता है उसके लिए मीडिया प्लानिंग करते हैं, एड के लिए जगह और समय
ठीक है, किस समय काम करेगा, उन सब चीजों को संभालते हैं ये। वर्क ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, यानी जो ग्राहक होते हैं, क्लाइंट होते हैं, उनके हिसाब से, उनके हितों को ध्यान में रख के ये काम करती है। फिर ऑफर इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन सर्विस, ठीक है, यानी कि जो इंटीग्रेटेड मार्केट है उसमें कम्युनिकेशन की जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, और जो विभिन्न सेवाएं होती हैं, जो ऑफर्स होते हैं, उन सब चीजों को ये प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इनका क्या रोल होता है, ठीक है, तो इनके कई सारे काम होते हैं। ये क्या करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, यानी कि ये मार्केट में रिसर्च करेंगे किसके बारे में, कंज्यूमर के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, ठीक है, ये पूरी फुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। फिर इंपॉर्टेंस क्या है कि अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर किस तरीके से बिहेव करते हैं, कौन सी चीज को खरीद लेते हैं तुरंत, ये सब रिसर्च करते हैं। फिर ये जो मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है उसको पहचानते हैं, ठीक है, और फिर एक बढ़िया इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा सके। सेकंड पॉइंट है एडवर्टाइजिंग प्लानिंग, यानी कि डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजी, यानी कि ये क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग के उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसके लिए रणनीति यानी स्ट्रेटजी बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, सेटिंग एडवर्टाइजिंग गोल, यानी जो हम एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, उसका गोल सेट करते हैं। फिर टारगेट ऑडियंस को पहचानते हैं, ठीक है, सही मीडिया चैनल का यूज करते हैं, जैसे सोशल मीडिया का यूज करना है या न्यूज़पेपर में देना है या टेलीविजन में ऐड देना है, उसको ये चुनेंगे। और फिर क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग का शेड्यूल तैयार करते हैं, ठीक है, कि कब देना है ऐड, किस टाइम देना है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सर्विस, यानी डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग मैसेज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एडवर्टाइजिंग का मैसेज है उसको डेवलप करना है, उसको डिजाइन करना है कि मैसेज कैसे पहुंचाना है, जैसे कि राइटिंग एडवर्टाइजिंग कॉपी, ठीक है, ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यानी कि एडवर्टाइजिंग की कॉपी लिखते हैं, फिर डिजाइनिंग करते हैं, एडवर्टाइज का पूरा एड का पूरा डिजाइन करते हैं, क्रिएट स्लोगन या टैगलाइन बनाते हैं, फिर प्रोडक्ट का विजुअल कंटेंट भी बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है मीडिया प्लानिंग, यानी सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मीडिया टू रीच टारगेट कंज्यूमर, यानी एक सही मीडिया का चयन करते हैं ताकि सही ऑडियंस तक, सही कंज्यूमर तक पहुंच पाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचना है, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना है। बेटर कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़े, ये भी देखना है। फिर मीडिया बाइंग, यानी कि परचेसिंग एडवर्टाइजिंग स्पेस, टाइम एंड डिफरेंट मीडिया, अलग अलग मीडिया पे किस, ठीक है, किस टाइम पे ऐड देना है, किस जगह पे ऐड देना है, वो सारी चीजों को ये खरीदते हैं। जैसे टेलीविजन का स्लॉट लेंगे कि भाई मैं 7 से 8 के बीच में अपना ऐड दिखाना चाहता हूँ, या न्यूज़पेपर में भाई मुझे फ्रंट पेज पे ऐड देना है या मुझे बैक में ऐड देना है, कहाँ ऐड देना है या मिडल वाले पेज में ऐड देना है, ये डिसाइड करेंगे। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसिंग एडवर्टाइजमेंट इन फाइनल फॉर्म, यानी कि प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये देखेंगे कि भाई हमको अपना जो ऐड है वो कहाँ पे देना है। जैसे प्रिंट एडवर्टाइजमेंट में देना है, यानी मान लो न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, या टेलीविजन में किसी चैनल पे चलवाना है, या रेडियो में हमें देना है, ठीक है, या डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का यूज करना है, तो ये इसको देखते हैं। फिर कंपेन चलाते हैं, ठीक है, यानी मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एंटायर एडवर्टाइजिंग कंपेन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है उसका एक शेड्यूल जारी किया जाता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस की क्या परफॉर्मेंस है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने देख रहे हैं, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेटिंग विद मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। नेक्स्ट है इवेल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, यानी जो एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है वो कितना इफेक्टिव है उसको मापा जाता है, ठीक है, उसको देखा जाता है, यानी मेजरिंग द सक्सेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, यानी जो इन्होंने एडवर्टाइजिंग का कैंपेन चलाया है उसका कितना फायदा हुआ है, ठीक है, यानी इसमें कंज्यूमर का फीडबैक देखा जाता है, सेल्स देखा जाता है कि सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी या कितनी बढ़ी, ब्रांड अवेयरनेस देखा जाता है, ठीक है। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये एडवर्टाइजर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग जो हैं वो मिल जाते हैं, टाइम बचता है, बेटर कैंपेन चलाया जा सकता है अच्छा परफॉर्मेंस के लिए, कॉस्ट भी कम आती है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। मीडिया के लिए कैसे यूजफुल है, तो रेगुलर फ्लो ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी रेगुलर उनको एडवर्टीजमेंट मिलते रहेंगे, और इंक्रीज रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। कंज्यूमर के लिए कैसे हैं, अच्छा है, तो बेटर इंफॉर्मेशन मिल पाएगी उनको प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में जिसको वो परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है
ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड होती है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। जैसे फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यानी कि ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड कंप्लीट एडवर्टाइजिंग सर्विस, ठीक है, अंडर एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फुल सर्विस प्रोवाइड करता है एडवर्टाइजिंग के लिए। अब इसमें रिसर्च भी करेंगे ये लोग, क्रिएटिव डेवलपमेंट भी करेंगे, मीडिया प्लानिंग करेंगे, ठीक है, मीडिया बाइंग करेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे, यानी सारी चीजें, ये सारी सर्विस देंगे। एडवांटेज क्या है, इसमें देखा जाए तो हर तरह की सर्विस आपको मिल जाएगी, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, वन स्टॉप सोल्यूशन, यानी एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी, आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है, क्रिएटिव बुटीक एजेंसी, ये स्पेशलाइज मेनली द क्रिएटिव इन फंक्शन होता है, ठीक है, यानी कि ये स्पेशलाइज होते हैं क्रिएटिव फंक्शन में, जैसे कि ये अलग अलग तरह की सर्विस देते हैं, कॉपी राइटिंग करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है, और क्रिएटिव कंसेप्ट भी लेकर आएंगे। फायदे क्या है कि हाई क्वालिटी आपको अच्छा वर्क मिल जाएगा इनसे, इनोवेटिव ऐड मिल जाएंगे आपको, उसके आइडिया भी अच्छे मिल जाएंगे, जो आइडिया आपने नहीं सोचा होगा वो आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लिमिटेशन है कि डज नॉट प्रोवाइड कंप्लीट एडवर्टाइजिंग सर्विस, ये पूरी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीडिया बाइंग एजेंसी, ये क्या करते हैं, ये मीडिया प्लानिंग करते हैं, परचेसिंग मीडिया स्पेस एंड टाइम, यानी किस मीडिया पे, रेडियो में दिखाना है, टेलीविजन में दिखाना है, प्रिंट मीडिया में दिखाना है, न्यूज़पेपर में दिखाना है, वहां पे स्पेस एंड टाइम को परचेज करने का काम करते हैं कि भाई इस टाइम पे इस मीडिया में हम आपका एड दिखा देंगे। फिर मीडिया का सिलेक्शन करते हैं, नेगोशिएट करते हैं उनके रेट यानी प्राइस में, ठीक है, कम करवाने की कोशिश करते हैं। परचेजिंग मीडिया स्पेस, यानी मीडिया स्पेस खरीदते हैं। फिर इन हाउस एजेंसी, ये क्या करते हैं, आपकी जो एड है, ये एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट स्टेब्लिश होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के तहत, और ये इसके फायदा क्या है, इनका बेटर कंट्रोल होता है, लोअर कॉस्ट, ठीक है, कम पैसा लगेगा, क्विक डिसीजन। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड एक्सपर्ट यानी एक्सपर्टीज, यानी ज्यादा ये एक्सपर्ट नहीं होते हैं, लेस क्रिएटिविटी, ठीक है, उतने क्रिएटिव भी नहीं होते हैं। फिर डिजिटल एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो ये क्या होते हैं, ये डिजिटल जो एड होते हैं ऑनलाइन चलाने में स्पेशलाइज्ड होते हैं, ठीक है, इनको इसमें महारत हासिल होती है। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग कर देंगे, आपको सर्च इंजन में आपके ऐड को पहुंचा देंगे, कंटेंट आपका उसकी मार्केटिंग कर देंगे, वेबसाइट के थ्रू एडवर्टाइज आपका पहुंचा देंगे, ठीक है, ये हर तरह से ऑनलाइन माध्यम से आपके ऐड चला देंगे। फिर स्पेशलाइज एजेंसी, ये क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज जो इंडस्ट्रीज होती है, ये जो सर्विस होती है, ये इन चीज़ों पे ही फोकस करती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, ये हेल्थ केयर के मामलों में एक्सपर्ट होती है। कोई एजुकेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ये एजुकेशनल कंटेंट के मामले में एक्सपर्ट होती है, ठीक है। कोई टूरिज्म एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो टूरिज्म के ऐड चलाने में क्या होती है, ऐड बनाने में, उनको चलवाने में एक्सपर्ट होती है। तो ये आप बता सकते थे, ठीक है। तो अब इसको टाइप और मेन मेन फोकस देखते हैं। जैसे फुल सर्विस एजेंसी होती है, ये कंप्लीट आपको ऐड की सर्विस देगी। क्रिएटिव बुटीक की बात करें तो ये क्रिएटिव डेवलपमेंट होता है खाली। मीडिया बाइंग एजेंसी है, मीडिया प्लानिंग और टाइम के हिसाब से बाई करते हैं, स्लॉट बाई करते हैं, ठीक है। इन हाउस एजेंसी ये इंटरनल एडवर्टाइजिंग ऑपरेशन चलाती हैं। डिजिटल एजेंसी ये ऑनलाइन ऐड आपके चलाएंगे। स्पेशलाइज्ड एजेंसी ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अगर इसका सिलेक्शन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें बहुत सोच समझ के इसका चूज करना होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एजेंसी की रेपुटेशन क्या है, यानी उसकी गुडविल है या नहीं है मार्केट में, उसको लोग अच्छी नजरों से देखते हैं नहीं देखते, पहले कोई अच्छा ऐड चलाया हो, किसी को इसने प्रॉफिट दिया हो, तो ये देखा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है, ऐसी एजेंसी के पास जाओगे तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा, प्रोफेशनल होगा, अच्छे से काम करेगा। फिर एक्सपीरियंस भी देखा जाता है और उसकी महारत भी देखी जाती है, यानी कि उनको नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस भी देखी जाएगी, ठीक है। उनको एडवर्टाइज चलाने का, कंपेन चलाने का कितना अनुभव है, कितने वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, ये देखा जाता है। यानी एक्सपीरियंस जो एजेंसी होती है, ये क्या होगा, ये एक बेहतर ऐड चला पाएगी, ठीक है, मार्केट में आपको अच्छी तरीके से अच्छा नाम करवा पाएगी। फिर है क्रिएटिव एबिलिटी, इसमें क्या होता है, कैपेबिलिटी होती है टू डेवलप इनोवेटिव एडवर्टाइज, यानी ये कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, नया आइडिया दे सकते हैं। तो ये क्रिएटिव ऐड बनाएंगे आपके लिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करेगा। फिर रेंज ऑफ सर्विस, यानी सर्विस जो है
जो सर्विस है वो ऑफर बाय एजेंसी, यानी कौन कौन सी सर्विस जो है एजेंसी के द्वारा ऑफर की जाती है। ए फुल सर्विस एजेंसी जो होती है वो प्रोवाइड करती है आपको सारे सॉल्यूशन एक ही जगह पे कर देगी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि नॉलेज ऑफ क्लाइंट, प्रोडक्ट, इंडस्ट्री एंड टारगेट मार्केट। उनको जो क्लाइंट है उसके बारे में कितनी जानकारी है, प्रोडक्ट के बारे में कितनी जानकारी है, इंडस्ट्री के बारे में कितनी जानकारी है, टारगेट मार्केट के बारे में कितनी जानकारी है। अगर ये जानकारी अच्छी होगी तभी वो क्या कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी वो लीड क्रिएट कर पाएंगे अपने एड के थ्रू। फिर मीडिया एक्सपर्टीज, तो इसमें देखा जाएगा कि नॉलेज ऑफ मीडिया प्लानिंग एंड मीडिया बाइंग। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट, यानी जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसका सही यूज हो पाए, ठीक है, ऐसा प्रभावी यूज हो पाए कि फायदा मिल सके जिससे। फिर एजेंसी साइज, यानी स्केल ऑफ एजेंसी ऑपरेशन, यानी मस्ट वॉच, ये जरूर देखना है कि एडवर्टाइजर जो है उसके रिक्वायरमेंट, ठीक है, इसको समझना है। कॉस्ट एंड बजट, यानी फीस चार्जेस क्या है उनकी एजेंसी की, कितना वो चार्ज ले रहे हैं, हमारे बजट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। फिर पास्ट परफॉर्मेंस भी हम देख सकते हैं, यानी कि कोई उसने ऐड चलाया हो पहले से, प्रीवियस कोई कैंपेन चलाया हो, वो कितना सक्सेस रहा है, ठीक है, और उसकी कैपेबिलिटी को दर्शाती है ये। फिर क्लाइंट रिलेशनशिप, यानी कि एबिलिटी कितनी है कि गुड कम्युनिकेशन हो पा रहा है, कॉपरेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इस चीज की एबिलिटी को भी देखा जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हो सके, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सके, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो सके, इन सब चीजों का ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसके स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, एडवर्टाइजिंग रिक्वायरमेंट को देखना है, फिर एक लिस्ट जो है एजेंसी की वो तैयार करनी होती है, इवेल्युएट करना होता है, ठीक है, एजेंसी को उसके क्रेडेंशियल के हिसाब से कौन सी एजेंसी कैसे काम कर रही है, रिव्यू भी देखने होते हैं, ठीक है, एजेंसी के, उसके प्रपोजल, उसके प्रेजेंटेशन, उसको समझना होता है, कंपेयर करना होता है उसकी सर्विस को, कॉस्ट को अदर से, और फिर हमें जो सुटेबल एजेंसी लगती है उसको सिलेक्ट करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशन बना पाएंगे। एडवांटेज क्या है अगर हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी का यूज करें तो, ये प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, ये बढ़िया एड आपके लिए बना देंगे, ठीक है, अच्छे से चला देंगे, बेटर मीडिया प्लानिंग कर देंगे आपके लिए, एक्सेस टू मार्केट रिसर्च, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव कैंपेन चला देंगे, आपका मैनेजमेंट टाइम बचा देंगे। तो ये कुछ फायदे होते हैं इसके। फिर लिमिटेशन भी कुछ होती है, जैसे कि भाई कई बार क्या होता है, कुछ स्मॉल बिजनेस होते हैं उनके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस के पास फंड उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो उनके लिए एजेंसी महंगी पड़ती है। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन गैप्स, ठीक है, कई बार क्या होता है कम्युनिकेशन गैप हो जाता है जिसकी वजह से दिक्कत रहती है। फिर डिपेंडेंस ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम किसी बाहरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड हो जाते हैं, वही हमारा एडवर्टीजमेंट का काम देखेगा, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव और क्लाइंट और एजेंसी, इनके बीच में क्या होता है डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे अपनी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो। पांचवी यूनिट को एक बार देखते हैं। तो देखिए एडवर्टाइजिंग जो होती है वो क्यों करी जाती है। तो एडवर्टाइजिंग जो की जाती है वो इसलिए की जाती है ताकि हमारा कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है, और अपने जो लक्ष्य हैं उसको अचीव कर पाए, यानी जो हमने सेल के ऑब्जेक्टिव बना रखे हैं कि भाई हमारा इतनी सेल बढ़ जाएगी, अगर हम उसको उसको हमें प्राप्त करना होता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं एडवर्टाइजिंग करवाते हैं। फिर बाद में हमें क्या करना होता है, मूल्यांकन भी करना होता है। हमें ये देखना होता है कि हमने जो एड चलाया तो उस एड के माध्यम से जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, यानी जो कस्टमर हैं, उनका क्या योगदान था, कि क्या एड चलाने के बाद वो उससे प्रभावित हुए या नहीं हुए, हमारा जो बिजनेस गोल था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, एड चलाने से हमारे सेल बढ़े या नहीं बढ़े, इन सारी चीजों को देखा जाता है, ठीक है। और ये जो एड होता है, एड का जो प्रदर्शन होता है, यानी इसका परफॉर्मेंस जो होता है, इसका क्या प्रभाव है, इसको उसको मतलब मापने के लिए, मापने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस मेजरमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी जो हमने ऐड चलाया है वो कितना इफेक्टिव हुआ है, उसका फायदा हुआ या नहीं हुआ, लोगों ने सेल करी या नहीं करी, ये सारी चीजों का हमें इससे पता लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ये है हमारा मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है, यानी इसका क्या मतलब होता है। तो अगर इसको आसान भाषा में हम समझें
तो हम ये कह सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझो, देखो एकदम सिंपल भाषा में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस होती है ये मेजर करती है कि कितना सक्सेसफुल रहा है हमारा एडवर्टीजमेंट, और उसने अपने गोल को यानी जो लक्ष्य थे उसको प्राप्त किया या नहीं किया। यानी हमने ये सोचा था कि हमारी सेल 10% बढ़ जाएगी, तो क्या इसको लाने के बाद हमारी सेल 10% बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये देखा जाता है इसमें, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल रेशनल ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि ये जो विज्ञापन है, एड है, उसका प्रभावशीलता, इसको मापने का कोई औचित्य है या नहीं है, कुछ मतलब उसका सही, उसको मापना सही है या नहीं, ये देखना है। तो देखिए, जो ये हमारा रेशनल होता है, इसका मतलब ये है कि जो एडवर्टीजमेंट है उसकी प्रभावशीलता को क्यों मापा जाना चाहिए, यानी कोई एडवर्टीजमेंट हम करते हैं तो क्यों हमको मापना चाहिए कि वो प्रभावी हुआ या नहीं हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस होती है ये हमको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो इवेल्युएट अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमने ऑब्जेक्टिव्स तय करे थे क्या हमको अचीव हुए या नहीं हुए, इसी को मापना होता है, ठीक है। यानी ये हमको जो ये निर्धारित करने में हमको मदद करेगा कि जो हमने एड चलाया था, यानी जो हमने एड दिया है, उस एड का लक्ष्य यानी गोल प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, हमने प्राप्त कर लिया या नहीं किया। दूसरा क्या है कि मेजर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी एडवर्टीजमेंट जो हम चलाते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कई बार हमें वहां पे काफी पैसा खर्च करना पड़ता है एड में, तो जो हमने पैसा खर्च किया तो उसका हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि हमने 1000 रुपए के ऐड चला दिए और हमारी बिक्री जो हुई है वो 500 रुपए की हुई हो, पता लगे हमारा एडवर्टीजमेंट में ही ज्यादा पैसा लग गया, सेल तो हुई नहीं उतनी, तो ऐसा ना हो, ठीक है। फिर तीसरा है इम्प्रूव फ्यूचर कंपेन। तो इससे क्या होता है, फिर भविष्य में, यानी भविष्य में जब हम कोई कंपेन चलाएंगे, तो भविष्य में कोई ऐड चलाएंगे तो उसको बेहतर बनाने के लिए हमको जानकारी यहाँ से मिल जाती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, यानी निर्णय लेने में हमारी मदद करता है। ये बता देता है कि भविष्य में यानी फ्यूचर में जो ऐड होगा, ठीक है, ऐड चलाना है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें बनानी चाहिए, उसमें सहायता करेगा। पांचवा पॉइंट है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ ऑफ एंड मतलब स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेस दोनों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसकी शक्तियां क्या है, इसकी कमजोरियां क्या है, इसको पहचानना है। मान लो हमने कोई ऐड चलाया, वो कितना प्रभावी रहा, कितना इफेक्टिव रहा, ठीक है, या इफेक्टिव रहा भी या नहीं रहा, ये हमको पहचानना होता है। फिर बेटर बजट यूटिलाइजेशन, यानी हमने जो पैसा लगाया है, जो विज्ञापन में ऐड में हमने जो पैसा दिया है, क्या उसका सही यूज हो पाया या नहीं हो पाया, इसको भी देखा जाता है। इनहेंस मार्केटिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी कि क्या ये हमारे जो सेल है उसको बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, हमने जो ये ऐड चलाई है इससे हमारा फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इवेल्यूटिंग कम्युनिकेशन इफेक्ट्स, ठीक है, यानी जो कम्युनिकेशन इफेक्ट है उसको हमें मापना है, जांचना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है यानी जो संचार है, कम्युनिकेशन ये प्रभाव मापेगा, ये देखेगा कि कोई एड, यानी हमने जो कोई एड चलाया है, एडवर्टीजमेंट चलाया है, ठीक है, वो टारगेट ऑडियंस जो है उस तक अपना संदेश यानी मैसेज किस, यानी अपना मैसेज जो है वो कितना प्रभावी पहुंचाता है। यानी मान लो हमने चलाया एक एड, ठीक है, हमने एड्स चला दिए, अब वो जो हमारा कंज्यूमर है उस तक पहुंचा, तो क्या ये कितना प्रभावी रहा है, ये चीज इसमें देखी जाती है, ठीक है। फोकस किस चीज में होता है इसमें, इसमें अवेयरनेस यानी जागरूकता पे फोकस होगा, नॉलेज पे, इंटरेस्ट पे, ठीक है, यानी एटीट्यूड, दृष्टिकोण पे, ब्रांड रिकॉल यानी ब्रांड को याद रखना, ठीक है, परचेज इंटेंशन यानी खरीदने का जो इरादा था, इन सब चीजों को पे ये फोकस करता है। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ इवेल्यूटिंग कम्युनिकेशन इफेक्ट, इसके क्या मेथड है, ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो सबसे पहला है अवेयरनेस मेजरमेंट, यानी जागरूकता का मापन करना, ठीक है, यानी कि जो ये क्या निर्धारित करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो कंज्यूमर हैं वो ब्रांड के बारे में जानते हैं या नहीं जानते, यानी ब्रांड को समझते हैं, जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सर्वे किया जा सकता है, वहां पे कस्टमर से पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस प्रोडक्ट के बारे में सुना है या नहीं सुना है, ठीक है। दूसरा क्या है रिकॉल टेस्ट, इसका मतलब क्या होता है,
ठीक है, स्मरण परीक्षण कहा जाता है इसको वैसे तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, कंज्यूमर जो है वो ऐड को याद रखने की क्षमता को मापा जाता है कि वो उन्हें ऐड अगर उन्होंने देखा है तो उनको याद है या नहीं है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है अनएडेड रिकॉल, दूसरा होता है एडेड रिकॉल, ठीक है। अनएडेड रिकॉल में क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है वो बिना किसी संकेत या बिना किसी सुराग के विज्ञापन को याद करता है, यानी हम उसे कोई क्लू नहीं देंगे, बिना किसी क्लू के वो हमको बताएगा उसे याद है या नहीं याद है। एडेड रिकॉल में क्या होता है, कंज्यूमर को थोड़ा सा हिंट दे दिया जाता है, फिर वो कि आपने कभी ऐसा कुछ ऐड देखा है, अगर हम उसको थोड़ी हिंट दे देंगे, अगर उसको याद आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे रिकॉग्निशन टेस्ट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये मापा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो कंज्यूमर है उसको दिखाए जाने पर किसी विज्ञापन को पहचान मतलब उसको अगर आप कोई चीज दिखाते हो तो उससे वो उस ऐड को पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता, ये देखा जाता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, उसकी विजिबिलिटी और उसको याद रखने की जो क्षमता है वो कितनी है, इसको इसको देखा जाता है, इसमें जांचा जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा एटीट्यूड मेजरमेंट, ठीक है, यानी मनोवृत्ति को मापा जाता है। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो ऐड देखने या सामने आने के बाद जो कंज्यूमर है उसके मनोवृत्ति यानी उसके दृष्टिकोण में, उसके एटीट्यूड में क्या बदलाव आते हैं। मान लो किसी कंज्यूमर के सामने कोई ऐड आता है, वो उसको देखता है तो उसके मन में क्या बदलाव आते हैं, इसमें इस चीज को देखा जाता है, ठीक है। पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये होता है कि इसमें ये निर्धारित किया जाता है कि क्या एडवर्टीजमेंट एक मतलब ब्रांड की एक अच्छी इमेज बना रहा है या नहीं बना रहा है, ये जांचा जाता है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इंक्वायरी परीक्षण, यानी कि इंक्वायरी टेस्ट। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो कंज्यूमर होते हैं उनके जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये उसको मापता है फोन कॉल के जरिए, किसी वेबसाइट के जरिए, या कहीं वेबसाइट पे विजिट करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, उसमें उनसे उनका फीडबैक लिया जाता है, उनका रिस्पॉन्स देखा जाता है। तो ये हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि ये जो इवेल्यूटिंग सेल इफेक्ट यानी जो बिक्री यानी जो सेल हुई है उसके प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि बिक्री प्रभाव यानी जो सेल का इफेक्ट है उससे जो प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट था उसकी बिक्री में और उसके मुनाफे पे विज्ञापन यानी ऐड का क्या प्रभाव है। यानी मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसके उसके बिकने पे और उसके जो प्रॉफिट हुआ है उसमें ऐड का कोई प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा। मान लो कई बार क्या होता है, बिना ऐड चलाए कोई चीज की सेल देखते हैं मंथ की, फिर ऐड चलाने के बाद उसकी मंथ की सेल देखी जाती है। अगर ऐड चलाने के बाद सेल बढ़ गई है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उसका प्रभाव पड़ा है, और अगर उतनी ही रहती है तो इसका मतलब क्या मानेंगे कि कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। फिर नेक्स्ट है पर्पस। इसका पर्पस क्या होता है, इसमें यह देखा जाता है कि जो ऐड है वो सेल को बढ़ाने में क्या कोई भूमिका निभा भी रहा है या नहीं निभा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग सेल इफेक्ट, यानी जो एवल्यूएशन होता है, ठीक है, यानी जो हम चेक करते हैं सेल इफेक्ट पे क्या सेल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले सेल को एनालाइज किया जाता है, यानी इसमें कंपेयर किया जाता है सेल्स को बिफोर एंड आफ्टर, यानी ऐड चलाने से पहले क्या सेल थी और ऐड चलाने के बाद क्या सेल हुई है, इसको देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है क्या चेंजेस आ रहे हैं सेल परफॉर्मेंस में। फिर दूसरा है मार्केट शेयर एनालाइज, यानी इसमें देखा जाता है कि इसमें मेजर किया जाता है कि क्या चेंजेस हैं कंपनी के मार्केट शेयर में, कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसको देखा जाता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन में इसकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। फिर प्रॉफिट का एनालाइज किया जाता है कि भाई एड कैंपेन चलाने के बाद प्रॉफिट में क्या बदलाव आया है, बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इफेक्टिवनेस जो होती है उसको ये नापा जाता है। फिर रिटर्न ऑफ एडवर्टाइजिंग इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है क्या वो हमको मिल पा रहा है वापस या नहीं मिल पा रहा है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखा जाता है। तो इसे नेक्स्ट पॉइंट है टेस्ट मार्केट मेथड। इसमें क्या किया जाता है नेशनल लेवल पे, ठीक है, यानी नेशनल लेवल पे लागू करने से पहले उसको एक मतलब उसका परीक्षण कर लिया जाता है, उसका टेस्ट कर लिया जाता है एक लिमिटेड मार्केट में पहले से, यानी एक छोटे से मार्केट में टेस्ट करके देख लिया जाता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, इसमें इसका पर्पस ये होता है कि भविष्य में कितनी सेल हो पाएगी, फ्यूचर में कितनी सेल हो पाएगी उसका पहले से अनुमान लगा लिया जाता है, यानी प्रिडिक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने। इसके बाद यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन इफेक्ट एंड सेल इफेक्ट, ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए इसमें फोकस किस चीज पे है, तो जो कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है ये कंज्यूमर में अवेयरनेस बढ़ाने की
का काम करता है, ठीक है, उनके एटीट्यूड में चेंज लाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सेल और प्रॉफिट पे फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें, मेजर करना होता है कि मैसेज जो है कितना इफेक्टिव पहुंच पाया है कंज्यूमर तक या नहीं पहुंच पाया है। इसमें मेजर करा जाता है बिजनेस रिजल्ट को, कि बिजनेस का क्या रिजल्ट है। टाइम पीरियड ये शॉर्ट टर्म का होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का होता है, ठीक है। एग्जांपल देखें तो ये रिकॉल कराना होता है, रिकॉग्निशन कराना होता है, अवेयरनेस फैलाना होता है, ये इसके एग्जांपल है। इसमें सेल्स, प्रॉफिट, मार्केट शेयर, इन सबको देखा जाता है। नेक्स्ट है प्री टेस्टिंग टेक्निक्स, यानी प्री टेस्टिंग जो होती है रेफर करती है टू इवेल्युएटिंग एडवर्टाइजमेंट बिफोर दे आर रिलीज टू इन पब्लिक, यानी पब्लिक में एड के रिलीज होने से पहले उसकी एक प्री टेस्टिंग कर ली जाती है, प्री टेस्टिंग, ठीक है। इसमें उसकी वीकनेस देखी जाती है, उसमें उसकी क्वालिटी को देखा जाता है, और जो एडवर्टाइजिंग रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस कर लिया जाएगा पहले से ही, अगर कोई कमी होगी तो उसको ठीक कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसको इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई कमी है तो उसको एडिट करके उसको और ठीक किया जा सकता है। फिर प्री टेस्टिंग मेथड में देखें तो कंज्यूमर जूरी मेथड, इसमें क्या किया जाता है, एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर के ग्रुप में वो ऐड दिखाया जाता है, उनसे उसका रिस्पॉन्स लिया जाता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है और ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। प्रोवाइड डायरेक्ट कंज्यूमर फीडबैक, यानी डायरेक्ट कंज्यूमर का फीडबैक हमें मिल सकता है। फिर रेटिंग मेथड, यानी कंज्यूमर जो होते हैं उनसे रेट करवाया जाता है एडवर्टीजमेंट का अलग अलग क्राइटेरिया पे, ठीक है। जैसे वो कितना अट्रैक्टिव है, कितना क्लियर है, क्लैरिटी कैसी है, लोगों को कितना अट्रैक्ट कर सकता है चीज़ों को परचेज करने के लिए, यानी कितना मोटिवेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें देख ली जाती है। फिर पोर्टफोलियो टेस्ट, यानी कि कंज्यूमर जो है वो कुछ एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ठीक है, और बाद में उसको याद कर पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, इन चीज़ों को देखा जाता है। इसमें देखा जाता है कि कितने लंबे समय तक इसको याद करा जा सकता है। अगला पॉइंट है लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एडवर्टीजमेंट होता है उसका टेस्ट करवा लिया जाता है कंट्रोल कंडीशन में। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि भाई इसमें ये देखा जाता है कि साइकोलॉजिकल रिएक्शन क्या हो सकता है, उसको मेजर करना होता है, ठीक है, उसको पहचानना होता है। चेकलिस्ट मेथड, इसमें कंज्यूमर जो होते हैं वो आंसर स्ट्रक्चर क्वेश्चन रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, यानी उनसे क्या करा जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एड से रिलेटेड, और फिर उनको जवाब देना होता है। तो इससे पहले ही पता लग जाता है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो कितना इफेक्टिव है बिफोर रिलीज, यानी रिलीज होने से पहले ही पता लग जाता है। कोई कमी होती है तो उसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। अब इसके जो प्री टेस्ट है इसके क्या फायदे हैं, तो ये रिस्क ऑफ फेलियर, यानी किसी एड के फेल होने के रिस्क को बचाएगा। अगर उसमें कोई कमी है, उसकी क्वालिटी में कोई कमी है तो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है उसको बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर मान लो हमने प्री टेस्टिंग नहीं करी, सीधा ऐड को बनवा के चला दिया तो हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए, तो इसको हम बचा सकते हैं। फिर इनहेंस कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस जो है, प्रभाव जो है उसको बढ़ाता है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम खराब करेगा, एक्सपेंसिव है, थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है। रिजल्ट मेड नॉट परफेक्टली, कई बार रिजल्ट परफेक्ट नहीं मिल सकते, क्योंकि हम छोटे से एक ग्रुप में टेस्ट करवा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सही रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। तो प्रिडिक्ट एक्चुअल मार्केट बिहेवियर, कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हम एकदम सही प्रिडिक्ट कर पाए कि मार्केट बिहेवियर क्या होगा। फिर पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक, यानी पोस्ट टेस्टिंग रेफर टू इवेल्युएटिंग एडवर्टीजमेंट आफ्टर दे हैव बीन पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्ट। मान लो कोई ऐड है, पब्लिश हो चुका है, ब्रॉडकास्ट किया जा चुका है, उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें देखा जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कंपेन कितना सक्सेस हुआ, और फ्यूचर में अगर उसमें कुछ बदलाव किया जाता है तो क्या स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट टेस्टिंग मेथड, तो इसमें रिकॉल टेस्ट आ जाएगा, यानी कि इसमें देखा जाएगा कि कंज्यूमर जो हैं वो उस एड को कितना ज्यादा मतलब उसको याद रख पाते हैं, ठीक है। फिर इसमें ये देखा जाता है कि कंज्यूमर रिकॉग्नाइज द एडवर्टीजमेंट, उनको उसकी पहचान है या नहीं है, कितने लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उनका एटीट्यूड टेस्ट, यानी कि इसमें देखा जाता है कि जो कंज्यूमर हैं उनका एटीट्यूड जो है ऐड को देखने के बाद कैसा हुआ, उनको क्या लगा, क्या इफेक्ट पड़ा, उसको परचेज करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे, जो भी चीजें ये पता लग जाती है। सेल एनालाइज, यानी कंपेयर करा जाता है सेल को बिफोर एंड आफ्टर, यानी एडवर्टाइज से पहले, ऐड आने से पहले क्या सेल थी और ऐड आने के बाद क्या सेल हुई है, ठीक है। कंज्यूमर सर्वे, कंज्यूमर का सर्वे किया जाता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, ठीक है, उसके ओपिनियन लिए जाते हैं, फीडबैक लिए जाते हैं। इंक्वायरी टेस्ट, कई बार क्या होता है जो कस्टमर है उससे इंक्वायरी की जाती है, ऐड के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में। प्री टेस्ट में क्या होता है,
ऐड रिलीज होने से पहले ही उसकी जांच की जाती है, इसमें ऐड आने के बाद जांच की जाती है। इसमें पहले से ऑप्शन होता है कि हम उसको लॉन्च करने से पहले इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअल इफेक्टिवनेस यानी कितना इफेक्टिव रहा वो पता लगता है। इसमें रिस्क जो होता है हाई रहता है, इसमें लो रहता है, ठीक है। कोस्ट सेविंग, यहाँ पे कॉस्टली मिस्टेक हो सकती है कुछ, उसको बचा सकता है ये, लेकिन ये फ्यूचर की इंप्रूवमेंट के लिए होता है कि मान लो अभी ऐड हमने चला दिया, उसमें कोई कमी है तो इसको तो नहीं सुधार सकते, लेकिन फ्यूचर में अगर ऐड बनाएंगे तो हम उसको जरूर सुधार सकते हैं। अगला पॉइंट है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो काउंसिल है ये क्या करती है, ये वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ये देखती है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो सही तरीके से हो सके, एथिकल रहे, कोई मतलब उसमें गलत चीज ना आ जाए, ठीक है। यानी 1985 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका नेचर जो है ये एनजीओ टाइप का है, नॉन गवर्नमेंट और सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, एड को देखती है ये। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी कि जो कंज्यूमर हैं, ठीक है, उनको मिसलीड ना किया जा सके, गलत ऐड ना दिखाए जाए, झूठे ऐड ना दिखाए जाए जिससे कंज्यूमर जो है वो फंस जाए, ठीक है। फिर प्रमोट एथिकल एडवर्टाइजिंग, यानी जो एडवर्टाइजमेंट बनानी है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, यानी ऐसी हो, सही हो, उसमें कोई गलत चीज ना हो, कोई गलत प्रैक्टिस ना हो, इसको इनकरेज करती है। प्रिवेंट मिसलीडिंग एड, यानी जो मिसलीडिंग ऐड होते हैं जिसमें झूठे दावे किए जाते हैं, ऐसे ऐड से बचाना होता है, ठीक है। फिर मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस, यानी इंप्रूव ट्रस्ट एंड एडवर्टाइजिंग, यानी जो जनता है उसका ट्रस्ट बने उस ऐड के प्रति। अब रोल ऑफ फंक्शन ऑफ ASCI जो है, इसका रोल और फंक्शन क्या है, तो ये रेगुलेट करती है एडवर्टाइजमेंट के स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। यानी जो ऐड बनाए जाते हैं उसमें सही चीजें फॉलो की जा रही है नहीं की जा रही, इसको ये देखती है। फिर एग्जामिन कंज्यूमर कंप्लेंट्स, अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट करता है तो उस पर नजर रखती है, फिर उस ऐड को देखती है, उस पर एक्शन ले सकती है। प्रिवेंट मिसलीडिंग क्लेम, यानी मान लो कोई ऐड है वो कोई गलत क्लेम कर रही है, ठीक है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। और प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप्स, यानी सेफ गार्ड चिल्ड्रन एंड अदर सेंसिटिव ग्रुप फ्रॉम हार्मफुल एडवर्टाइजमेंट, यानी कुछ जो हार्मफुल एडवर्टाइजमेंट है उससे सेंसिटिव ग्रुप को बचाना है, ठीक है, चिल्ड्रंस को बचाना है। फिर इनकरेज फेयर कंपटीशन, यानी कि प्रमोट ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिस, यानी ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में ईमानदारी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, सही चीज को दिखाना चाहिए, सही दावे करने चाहिए, झूठे प्रचार भ्रामक चीजें ना डालें, इस चीज को देखा जाता है। अब ये जो ASCI कोड है ये सेल्फ रेगुलेशन जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए, तो ये ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी बिल्कुल सही होना चाहिए, कोई भी गलत दावा उसमें नहीं होना चाहिए। डिसेंट होना चाहिए, यानी कोई भी पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ ना हो। और इसमें कंज्यूमर की सेफ्टी भी होनी चाहिए, यानी कंज्यूमर की सेफ्टी हो, कोई भी अनसेफ चीज को प्रमोट ना किया जा रहा हो। प्रमोट फेयर कंपटीशन, ठीक है, इसमें कोई भी मतलब अनफेयर या क्रिटिसाइज कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी गलत चीज इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये चीज देखता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। फिर जो ऐड होता है इसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, और एथिकल प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐड में अच्छी चीजों को प्रमोट करें, इस चीज को देखता है। रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, इस चीज को इनकरेज करता है, ठीक है। इनहेंस पब्लिक ट्रस्ट, यानी पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे, इस चीज को देखता है। तो यहाँ पे अपनी ये जो पांचों यूनिट है खत्म हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।